डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। अहान और अलीशा अपना डिनर खत्म करने के बाद फार्म हाउस वापस आ गए थे और एक दूसरे की ही बाहों में खोकर गहरी नींद में सो गए। आज का लगभग पूरा दिन अहान और अलीशा दोनों ने ही बड़ी ही खुशी के साथ बिताया था, जिसकी वजह से दोनों के ही चेहरों पर इस वक्त एक अलग सा सुकून नजर आ रहा था। एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोए हुए ही उन दोनों की पूरी रात बीत गई और सुबह का वक्त भी हो गया और सूरज की किरणों ने खिड़की के रास्ते कमरे के अंदर अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया था। खिड़की के पर्दों से छनकर आ रही रोशनी की वजह से अहान कसमसाने लगा था और धीरे धीरे करके उसकी नींद भी टूटने लगी थी। अहान ने धीरे धीरे करके कसमसाते हुए अपनी घनी पलकों को खोल लिया, जिससे उसकी नींद में डूबी हुई गहरी नीली आंखें साफ नजर आने लगीं, जो इस वक्त बेहद अट्रैक्टिव लग रही थीं। अहान ने अपनी हल्की हल्की नींद में डूबी हुई आंखों से अलीशा की ओर देखा, जो अभी भी सुकून से सो रही थी और उसके पूरे बाल इस वक्त उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अहान की आंखों में इस वक्त भी हल्की हल्की नींद थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें नशीली नजर आ रही थीं और अहान एक टक अपनी नशीली आंखों से सोती हुई अलीशा के चेहरे को देखने लगा, जो उसके बालों से पूरे तरीके से ढका हुआ था, मगर फिर भी उसके बाल उसके चेहरे की खूबसूरती को बिल्कुल भी नहीं छुपा पा रहे थे। अहान ने अपनी आंखों को अलीशा के चेहरे के ऊपर टिकाते हुए और हाथ को आगे बढ़ाकर बड़े ही जेंटली और हल्के हाथों से अलीशा के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को एक एक करके उसके कान के पीछे करने लगा। अहान ने धीरे धीरे करके अलीशा के चेहरे पर बिखरे हुए सभी बालों को उसके चेहरे पर से हटा दिया और बड़ी ही प्यार भरी नजरों से एक टक अलीशा को निहारने लगा। अहान की आंखों में आज सिर्फ और सिर्फ बेपनाह प्यार नजर आ रहा था, जो सिर्फ अलीशा के लिए था। वो प्यार जिसे आज तक उसने खुद अलीशा के सामने भी जाहिर नहीं किया था, जिसकी वजह भी कहीं ना कहीं खुद अलीशा ही थी। अहान खुद भी चाहता था कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को अलीशा के सामने एक्सप्रेस करे और वो दोनों एक साथ बाकी सभी मैरिड कपल्स की ही तरह एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिए। लेकिन जब जब उसके मन में ये ख्याल आया करता था, तब तब ही कुछ ऐसा हो जाया करता था, जिसकी वजह से उसे अपने इस फैसले के बारे में दोबारा सोचना पड़ता था। कभी अलीशा का गुस्सा और कभी उसका पागलपन अहान को मजबूर कर दिया करता था कि अलीशा से दूर रहे और उसके सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर ना होने दे, क्योंकि वो जानता था कि अगर एक बार उसने अलीशा के सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर दिया, तो अलीशा कभी भी उसके इमोशंस को और उसकी तकलीफों को समझ नहीं पाएगी और वो हमेशा ही उसके साथ इसी तरह का बिहेव करेगी। और यही वजह थी कि अहान के प्यार का इजहार बार बार उसके होठों पर आते आते रुक जाया करता था। अहान अभी अलीशा के चेहरे को देखते हुए अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था, तभी धीरे धीरे करके अलीशा की भी आंखें खुलने लगीं। आंखें खुलते ही अलीशा की आंखों के सामने सबसे पहले अहान का गहरी सोच में डूबा हुआ चेहरा आ गया, जिसे देखते ही अलीशा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो एक टक अपनी आंखों में प्यार लिए हुए अहान को देखने लगी। अहान ने अभी अलीशा की खुली हुई आंखों को नहीं देखा था, क्योंकि उसकी नज़र इस वक्त अलीशा के गले में पहने हुए मंगलसूत्र के ऊपर टिकी हुई थी। वो मंगलसूत्र बिल्कुल पेंडेंट जैसा था, जो काफी यूनिक डिजाइन में था, जिसे अहान ने अलीशा को शादी के वक्त पहनाया था। अहान अपनी आंखों में ढेर सारे इमोशंस लिए हुए एक टक उस मंगलसूत्र को ही देखे जा रहा था और उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा था, ये तो सिर्फ वो खुद ही जानता था। अहान को अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देखकर अलीशा ने आगे बढ़कर अपने होठों को अहान के फोरहेड के ऊपर रख दिया, जिससे अहान अपने ख्यालों से अचानक से ही बाहर आ गया और अपनी हैरानी भरी नजरों से अलीशा को देखने लगा। अलीशा ने जब फाइनली अहान का ध्यान अपने ऊपर देखा, तो उसने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से बड़े ही प्यार से एक किस अहान के गाल पर कर दिया, जिससे अहान एक बार फिर से हैरान रह गया और अपनी आंखों में अजीब से एक्सप्रेशंस लिए हुए अलीशा को देखने लगा। अलीशा अहान को देखकर मुस्कुरा दी और उसने आगे बढ़कर अहान के दूसरे गाल पर भी एक किस कर दिया और इसके बाद उसने जल्दी से अहान के होठों पर भी एक क्विक सा किस किया और उससे थोड़ा सा दूर होकर उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। तो इस बार अहान के होठों पर भी एक छोटी सी मुस्कान खिल उठी, जिसे उसने जल्दी से छिपा लिया।
अहान उठकर बेड के हेड रेस्ट पर टेक लगाकर बैठ गया और अपना फोन उठाकर टाइम देखा तो इस वक्त सुबह के 9:17 हो गए थे, जिसे देखकर अहान की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं और वो हैरानी से बोला, इतना ज्यादा टाइम हो गया, हम इतनी देर तक कैसे सोते रहे। अलीशा भी उठकर बैठ गई और अहान के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए बोली, जब जिंदगी में सुकून हो तो नींद गहरी आ ही जाती है, और क्या फर्क पड़ता है अगर तुम थोड़ी ज्यादा देर तक सो भी गए हो। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और है भी नहीं, सो जस्ट टेक इट इजी जान। अहान ने भी अपना सिर हामी में हिला दिया और धीमे से बोला, वॉट एवर, आई एम गोइंग टू टेक शावर, आप भी जाकर फ्रेश हो जाए। अलीशा ने भी अपना सिर हामी में हिला दिया तो अहान बेड से उठकर क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए चला गया तो अलीशा ने बेड से उठकर क्लोजेट से अपने कपड़ों को लिया और बगल वाले रूम के वॉशरूम में खुद भी फ्रेश होने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ नितारा भी इस वक्त लोनावला के ही एक रिजॉर्ट में मौजूद थी और वो इस वक्त कॉल पर वर्षा जी से बात कर रही थी। नितारा ने कॉल पर बात करते हुए वर्षा जी से कहा, मॉम, मैं इस वक्त लोनावला में मौजूद हूँ, लेकिन अब आगे क्या करना है। वर्षा जी ने बड़ी ही शांत आवाज में कहा, घूमो फिरो और मजे करो बेटा, मैंने तुम्हें कुछ लोगों के नंबर्स भेजे हैं, तुम्हें जो भी काम करवाना हो वो इन लोगों को कॉल करके इन्हीं लोगों से करवा लेना। नितारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओक मॉम, फिलहाल तो मैं थोड़ी देर तक रेस्ट करना पसंद करूंगी, बाय एंड टेक केयर। वर्षा जी ने भी नितारा को बाय बोलकर कॉल कट कर दिया तो नितारा जाकर बेड के ऊपर अपनी आंखें बंद करके लेट गई। नितारा के जहन में इस वक्त भी अहान को अपना बनाने के ही ख्याल चल रहे थे, जिसकी वजह से उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई और वो धीमे से बोली, अहान, आई एम सो क्लोज टू यू, और कुछ ही वक्त के बाद हम दोनों इतने ज्यादा करीब होंगे कि कोई और हम दोनों के बीच कभी भी नहीं आ पाएगा। आई लव योर स्वीट हार्ट, आई लव यू सो मच। इसके बाद उस पूरे कमरे में नितारा की एक जोरदार हंसी गूंज उठी। वहीं दूसरी ओर अहान भी अब तक फ्रेश हो चुका था और उसने इस वक्त एक वाइट कलर का बाथरोब पहन रखा था। अहान ने इस वक्त बेड के ऊपर ढेर सारे कपड़े बिखेर रखे थे और बड़ी ही कंफ्यूज्ड नजरों से उन सभी बिखरे हुए कपड़ों को देख रहा था। अहान ने इस वक्त अपनी एक उंगली को अपने गाल पर रखा हुआ था और बार बार अपनी उंगली से अपने गाल को टैप करते हुए अपनी आंखों में ढेर सारी कंफ्यूजन लिए हुए उन बिखरे हुए कपड़ों को देखे जा रहा था। अहान अभी उन कपड़ों को ही देख रहा था, तभी वहां पर अलीशा भी आ गई। अहान अपनी ही सोच में खोया हुआ था, इसलिए उसे अलीशा के वहां पर आने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। वहीं अलीशा उसे गौर से देख रही थी। अहान अभी थोड़ी देर पहले ही शॉवर लेकर बाहर निकला था, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा खिला हुआ था। अहान के बालों से हल्का हल्का पानी टपक रहा था जो उसके चेहरे से होते हुए उसके सीने तक जा रहा था और बाथरोब में जाकर गुम हो रहा था। अलीशा की नजरें अहान की अट्रैक्टिव बॉडी के ऊपर ठहर सी गई थी और वो एक टक बेशर्मों की तरह अहान को ही देखे जा रही थी, जो इस वक्त बेहद हॉट लग रहा था। अहान का ध्यान अचानक से ही अलीशा के ऊपर चला गया और जैसे ही उसने अलीशा को खुद को बेशर्मों की तरह निहारते हुए देखा तो अगले ही अहान को पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। अहान ने अपने शर्म से लाल हुए चेहरे के साथ घूरकर अलीशा को देखा और अपने बाथरोब की नॉट को कसकर पकड़ते हुए बोला, आप ऐसे हमें बेशर्मों की तरह क्यों घूर रही हैं? आपको सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? अलीशा ने मुस्कुराते हुए अहान को देखा और बड़ी ही बेशर्मी के साथ बोली, अगर अपने इकलौते हस्बैंड को नहीं घूरूंगी तो क्या किसी और के हस्बैंड को घूरूंगी? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन लुकिंग एट योर ओन हस्बैंड? और मुझे अपने हस्बैंड को घूरने में किसी भी तरह की कोई शर्म महसूस नहीं होती है, और शर्म महसूस होनी भी क्यों चाहिए? आफ्टर ऑल तुम्हें घूरने का लीगल राइट है मेरे पास। अहान अलीशा की बातें सुनकर और भी ज्यादा शर्माने लगा और उसने शर्म से अपनी पलकें झुका लीं। अलीशा धीरे धीरे चलते हुए अहान के बेहद करीब आ गई और उसके कान के करीब जाकर अपनी बेहद इंटेंस आवाज में बोली, और ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। किसी और को तुम्हें इस तरह से देखने का हक नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। माई जान, ओनली माइन। अलीशा की बात सुनकर अहान के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और उसने अपनी पलकें उठाकर अलीशा को देखा, जो अभी भी उसके बेहद करीब थी। अहान इस वक्त अलीशा की बातों में एक वार्निंग को साफ तौर पर महसूस कर सकता था और उसे आज एक बार फिर से उसे अलीशा के अंदर उसके उस जुनूनियत की झलक नजर आई थी, जिस जुनूनियत से उसे कभी कभी बहुत डर लगा करता था। अहान ने अलीशा की ओर देखा, जिसके चेहरे पर इस समय उसे खुद के लिए जुनून साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर अहान के चेहरे के भाव हर बीतते पल के साथ बस बदलते ही चले जा रहे थे। अलीशा ने भी अहान की ओर देखा, जो खुद भी इस वक्त अपने चेहरे पर कुछ अजीब से भाव लिए हुए उसे ही देख रहा था, और अगले ही पल उन दोनों की ही आंखों एक दूसरे से टकरा गईं और वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अहान और अलीशा अभी भी एक दूसरे की आंखों में एकटक देखे जा रहे थे और उन दोनों की ही आंखों में इस वक्त अलग अलग तरह के ढेर सारे इमोशंस नजर आ रहे थे।
अहान से जब अलीशा की आंखों की इंटेंसिटी बर्दाश्त नहीं हो पाई तो उसने अपनी पलकों को नीचे झुका लिया। तभी उसे याद आया कि वो इतनी देर से यहाँ पर कर क्या रहा था, और वो अचानक से ही अलीशा से थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया और अलीशा की तरफ देखते हुए बोला, अब जब आप यहाँ पर आ ही गई हैं तो फिर आप हमारी थोड़ी हेल्प ही कर दीजिए। अलीशा, जिसके एक्सप्रेशंस अहान के उससे दूर जाने की वजह से बिगड़ चुके थे, वो अहान की बातें सुनते ही नॉर्मल हो गए और वो अहान की ओर देखते हुए उससे सवाल पूछते हुए बोली, कैसी हेल्प करनी है। अहान ने एक नज़र अपने बेड के ऊपर फैले हुए कपड़ों के ढेर को देखा और फिर अलीशा की ओर देखते हुए अपनी क्यूट वॉइस में बोला, हमें घूमने जाने के लिए कपड़े पहनने हैं, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पहने, तो अब आप ही हमारी हेल्प कर दीजिए और हमारे कपड़े सिलेक्ट करवा दीजिए। अलीशा ने एक नज़र अपनी शौकंद आंखों से अहान को देखा और फिर बेड के ऊपर बिखरे हुए कपड़ों के ढेर को देखा और हैरानी से बोली, तुम्हें पहनने के लिए कपड़े सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। आई जस्ट कांट बिलीव इट। तुम तो जो कुछ भी पहन लो तुम उसमें अच्छे ही लगते हो, तो फिर तुम इतना ज्यादा सोच क्यों रहे हो, कुछ भी पहन लो। अहान ने अपने चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस लाते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे कुछ भी पहन लें? अगर कुछ भी पहनना होता तो अब तक हमने पहन नहीं लिया होता क्या? आज हमें मंदिर दर्शन करने जाना है, इसलिए अब आप हमें बताएं कि हम क्या पहने। अलीशा ने हैरानी से पूछा, मंदिर? तुम्हें कौन से मंदिर में दर्शन करने जाना है जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता है? अहान ने जैसे ही अलीशा का सवाल सुना वो अगले ही पल एक्साइटेड होते हुए बोला, अरे आपको नहीं पता, यहाँ लोनावला से कुछ ही किलोमीटर दूर एकवीरा देवी टेम्पल है जिसकी हिस्ट्री और आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि उस मंदिर को पांडवों ने सिर्फ एक ही रात में बनाया था और उस मंदिर की लोकेशन और उसके आसपास का एटमॉस्फियर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अलीशा अहान की बात सुनकर अपनी अजीब सी नजरों से उसे देखते हुए बोली, एक रात में मंदिर बनाया था? व्हाट द हेल, तुम ऐसी बातों में बिलीव करते हो? अहान ने अलीशा की बात सुनकर अजीब सा मुंह बना लिया और बोला, बिलीव करने या फिर ना करने में क्या रखा है, हमें तो वहां पर दर्शन करने के लिए जाना है ना। अब आप हमारा टाइम मत वेस्ट करिए और जल्दी से हमारे कपड़े सिलेक्ट करवाने में हमारी हेल्प कीजिए। अलीशा ने अपनी हैरानी भरी नजरों से अहान को देखा जिसकी सुई बार बार घूमकर उसके कपड़ों के ऊपर ही आकर रुक रही थी, मानो जैसे उसके लिए फिलहाल इस पूरी दुनिया में कपड़ों के अलावा दूसरा कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक ही ना हो। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कदमों को बेड की ओर बढ़ा दिया और बेड के ऊपर बिखरे हुए अहान के सारे कपड़ों को इधर उधर करके देखने लगी। अलीशा ने एक कैजुअल सी ब्लैक शर्ट को अहान की ओर बढ़ाया तो अहान उसे बेड की एक तरफ फेंकते हुए बोला, मंदिर में ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर नहीं जाते हैं। अलीशा ने अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ अहान को देखा और बोली, ये किसने कहा कि मंदिर में ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहन सकते हैं? इट्स टोटली ए स्टेरियोटाइप। अहान ने बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहा, हमारी मम्मा ने कहा था कि मंदिर में ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर नहीं जाते हैं, मतलब नहीं जाते हैं, सो आई डोंट केयर, स्टेरियोटाइप है तो फिर स्टेरियोटाइप ही सही। अब आप दूसरे कपड़े ढूंढिए और हाँ थोड़ा जल्दी करिए वरना हम लोगों को वहां पर पहुंचने में लेट हो जाएगी। अलीशा ने फिर कुछ कपड़ों को सेलेक्ट करने के बाद उन्हें अहान की तरफ बढ़ाया, जिसे अहान ने फिर से एक तरफ फेंकते हुए कहा, नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा, आप कुछ और ढूंढिए। अलीशा एक गहरी सांस लेकर एक बार फिर से अहान के लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगी। अलीशा ऐसे ही अहान के लिए बार बार कपड़े सिलेक्ट करती जा रही थी और अहान बार बार कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर उन कपड़ों को रिजेक्ट करता चला जा रहा था, जिससे अलीशा अब फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हुए अहान के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। अहान को फाइनली एक चॉकलेट ब्राउन कलर का कार्गो पैंट और वाइट कलर की टी शर्ट पसंद आ गई और वो चाहते हुए उन कपड़ों को उठाकर चेंज करने के लिए चला गया। अहान जब फाइनली अपने कपड़े चेंज करने के लिए वहां से चला गया तब कहीं जाकर अलीशा ने एक चैन की सांस ली और एक नज़र बेड के ऊपर बिखरे हुए कपड़ों को देखने के बाद वो खुद भी बेड के एक साइड में बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद अहान भी अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ गया और अपनी एक्साइटेड आवाज में बोला, आई एम रेडी, चलिए चलते हैं। अहान की खुशी से चहकती हुई आवाज सुनकर अलीशा ने एक नज़र अहान की ओर देखा जो इस वक्त उन कपड़ों में बेहद हैंडसम लग रहा था। अलीशा ने अपना सिर हामी में हिला दिया और अहान के साथ उठकर रूम से बाहर निकल गई। अहान और अलीशा अपनी कार में बैठकर एकवीरा देवी टेम्पल जाने के लिए निकल गए। वो दोनों कार में बैठे हुए थे और इस बार कार अलीशा ड्राइव कर रही थी। अहान कुछ सोच रहा था और बीच बीच में कार ड्राइव कर रही अलीशा को भी देखे जा रहा था। वो अभी अलीशा से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। अहान ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो कॉलर आईडी पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। अहान ने पहले तो कॉल को इग्नोर करने का सोचा, मगर फिर कुछ सोचते हुए उसने कॉल पिक कर ली।
अहान ने कॉल पिक करने के बाद सामने वाले के कुछ बोलने का इंतजार किया और कुछ ही सेकंड्स के बाद उसे फोन के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी, हेलो। अहान ने कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि फोन की दूसरी तरफ से आने वाली आवाज किसकी है, तो अगले ही पल वो अपनी एक्साइटेड आवाज में लगभग चीखते हुए बोला, हेलो दक्ष, ये तुम हो ना? ओह माय गॉड, इतने दिनों के बाद फाइनली तुम्हें अपने इकलौते बेस्ट फ्रेंड की याद आ ही गई। अलीशा, जो ड्राइविंग पर फोकस कर रही थी, वो अहान की अचानक से इतनी तेज और एक्साइटेड आवाज सुनकर चौंक गई और हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन फिर उसने अगले ही पल दोबारा से स्टीयरिंग को अच्छे से संभाल लिया और अपनी ड्राइविंग के ऊपर फोकस करने लगी। वहीं अहान तो अपने फोन में ही लगा हुआ था, क्योंकि वो इतने दिनों के बाद आज दक्ष के कॉल आने की वजह से काफी ज्यादा एक्साइटेड था। फोन की दूसरी तरफ से दक्ष भी अहान की एक्साइटमेंट को साफ तौर पर महसूस कर सकता था और वो हंसते हुए बोला, अरे भाई, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इकलौता ही तो बेस्ट फ्रेंड है मेरा, तो भला उसे याद करने वाली बात ही कौन सी है, क्योंकि उसे भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। दक्ष की बात सुनकर अहान का मुंह बन गया और वो शिकायती लहजे में बोला, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुमने हमें इतने दिनों के बाद क्यों कॉल की? हमें तो सच में यही लगता है जैसे कि तुम हमें भूल ही चुके हो। वैसे आज कॉल कैसे किया तुमने हमें? दक्ष ने अहान की बात का जवाब देते हुए बड़ी ही शांति के साथ कहा, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया था या फिर तुम्हें कॉल नहीं करना चाहता था यार, लेकिन तुम्हारा पिछला वाला फ़ोन काफ़ी टाइम से बंद था और तुम्हारे दूसरे फ़ोन नंबर के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने कॉल करके तुम्हारी फैमिली वालों से भी पूछा था, लेकिन उन्हें भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था। लेकिन कल जब मैंने आर्यन भाई को कॉल किया था तो उन्होंने मुझे तुम्हारा ये वाला नंबर दिया। मैं तो कल ही तुम्हें कॉल करना चाहता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें आज कॉल कर लिया। दक्ष की बात सुनकर अहान को याद आया कि अलीशा ने उससे उसका फ़ोन ले लिया था और जब वो राव मैंशन में रह रहा था तब उसे ये फ़ोन राघव ने गिफ्ट में दिया था, और वो जब शर्मा हाउस में रुका हुआ था तब उसने ये वाला नंबर अपनी फैमिली वालों को भी दे दिया था, ताकि वो उन लोगों से जब चाहे तब बात कर सके। अहान ने एक गहरी सांस ली और बोला, वो सब छोड़ो यार, ये बताओ कि तुम आजकल हो कहाँ पर? दक्ष ने बड़े ही चाहते हुए अहान के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वहीं पर जहां पर तुम हो। दक्ष की बात सुनकर अहान ने असमंजस से सवाल पूछा, मतलब? दक्ष ने बहुत ही खुशी के साथ कहा, अरे भाई, मुझे तुझे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी थी। मेरी पुणे में जॉब लग गई है। दक्ष की बात सुनकर अहान के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और वो खुशी से चाहते हुए बोला, रियली? ओह माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। तुम्हें पता नहीं है कि हम तुम्हारे लिए कितने ज्यादा खुश हैं। अहान की बात सुनकर दक्ष ने भी बेहद खुशी के साथ कहा, न्यू इट कि ये बात सुनने के बाद सबसे ज्यादा खुश तुम ही होने वाले हो, इसलिए मैं ये बात सबसे पहले तुम्हें ही बताना चाहता था। खैर ये सब छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि मैं भी एक मीटिंग के सिलसिले में लोनावला ही आया हुआ था और आर्यन भाई ने मुझे बताया कि तू भी इस वक्त लोनावला में ही है। दक्ष की बात सुनकर अहान एकदम से चौंक गया और अगले ही पल वो खुशी से चाहते हुए बोला, व्हाट आर यू सेइंग ट्रूथ? तुम सच में लोनावला में ही हो? दक्ष ने भी बेहद खुशी के साथ अहान की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। अहान दक्ष की बात सुनकर खुशी से चहक उठा और बोला, यार आई एम लिटरली वेरी हैप्पी फॉर यू। दक्ष ने भी हंसते हुए कहा, आई नो भाई दैट यू आर वेरी हैप्पी फॉर मी, पर मैं क्या कह रहा था कि तुम भी लोनावला में हो और मैं भी लोनावला में ही हूँ, तो फिर अगर हो पाता तो हम दोनों मिल लेते। आई मीन काफी वक्त हो गया है ना हम लोगों को मिले हुए, इसलिए आई वॉन्टेड टू मीट यू, और तुमसे कितनी सारी बातें भी तो करनी हैं, लेकिन मिस मल्होत्रा तुम्हें मुझसे मिलने देंगी? मेरा मतलब है कि अगर वो तुम्हें ना मिलने दें तो मेरी वजह से कोई झगड़ा मत करना। आखिरी की बात कहते हुए दक्ष काफी हद तक सीरियस भी हो गया था। दक्ष की बात सुनकर अहान कुछ सेकंड्स तक के लिए एकदम से शांत हो गया, फिर उसने एक नज़र कार ड्राइव कर रही अलीशा को देखा और फिर दोबारा सामने की ओर देखते हुए एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मिलना तो हम भी चाहते हैं यार तुमसे। वी विल सी कि क्या होता है। बाय द वे, तुम लोनावला में कब तक रुकने वाले हो? अहान के सवाल का जवाब देते हुए दक्ष ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, मैं कल वापस पुणे चला जाऊंगा। मेरी कल शाम की ट्रेन है और मैं इस वक्त ब्लॉसम रिजॉर्ट में ठहरा हुआ हूँ। अहान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हो पाया तो हम जरूर तुमसे मिलने आएंगे। ओक बाय। दक्ष ने भी ओके कहकर कॉल कट कर दिया, जिसके बाद अहान की नज़रें एक बार फिर से अलीशा के ऊपर जाकर ठहर गईं और एकटक अलीशा को देखने लगा। अहान अभी भी कुछ सोचते हुए बस एकटक अलीशा को ही देखे जा रहा था। अलीशा को जब एहसास हुआ कि अहान बस उसे ही देखे जा रहा तो उसने बिना अहान की तरफ देखे ही उससे सवाल पूछा, बोलो क्या कहना चाहते हो?
ऐसे घूर कर मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। वहीं अहान, जो अलीशा से दक्ष के बारे में बात करने वाला था, उसने जब अलीशा के शब्दों के ऊपर गौर किया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिगड़ गए और वो चिढ़ते हुए बोला, व्हाट द हेल डू यू मीन बाय कि मुझे घूर कर डिस्ट्रैक्ट मत करो। जब हम कार ड्राइव करते हैं तब आप भी तो हमें ऐसे ही देखती हैं। नो नो सॉरी, देखती नहीं, घूरती हैं, लेकिन हमने आपसे कुछ कहा नहीं ना। तो फिर आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? अलीशा ने एक नज़र अहान के चिढ़न से भरे हुए चेहरे को देखा, फिर दोबारा सामने की ओर देखने लगी। उसे अहान की बातें सुनकर और उसके एक्सप्रेशंस देखकर बहुत तेज हंसी आ रही थी, लेकिन उसने किसी तरह से अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया और थोड़े मजाकिया लहजे में बोली, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखती हूँ जान, जैसे तुम मुझे देख रहे हो। हम दोनों की नज़रों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अहान को पहले तो अलीशा का मजाकिया लहजा सुनकर और ज़्यादा चिढ़ हुई, लेकिन जब वो अपनी क्यूरोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसने आखिरकार थोड़ी कन्फ्यूजन के साथ अपने मन में चल रहा सवाल पूछ ही लिया, कौन सा फ़र्क है? भला देखने के तरीके में कौन सा फ़र्क होता है? अहान के चेहरे के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस को देखकर अलीशा को अहान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आया, मगर उसने किसी तरह से खुद को कंट्रोल किया और बिना अहान की तरफ देखे अपनी इंटेंस वॉइस में बोली, फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तुम मुझे फिलहाल जिन नज़रों से देख रहे हो, तुम्हारी आंखों में सवाल हैं और जहन में किसी और का ख्याल है, मगर मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरे दिल में, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल होता है। मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखती हूँ मेरी आंखों में इंटेंसिटी, दीवानापन, पागलपन, जुनून और बेहद प्यार होता है, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही होता है। इसलिए तुम्हारी और मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है जान। अलीशा की इंटेंस आवाज़ और उसकी ऐसी बातों को सुनकर अहान के चेहरे पर शर्म की हल्की हल्की लाली सी छाने लगी थी और उसकी नज़रें अलीशा के ऊपर जाकर थम सी गई थीं। अलीशा ने एक बार अहान को अपनी इंटेंस नज़रों से देख, जो खुद भी इस वक्त उसे ही देख रहा था। अलीशा हल्का सा मुस्कुरा दी और दोबारा से सामने देखते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, और रही बात डिस्ट्रैक्ट होने की, तो तुम मेरे नज़रों से डिस्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होते हो क्योंकि तुम हमेशा अपने काम पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहते हो, लेकिन मेरी बात कुछ और है। जब भी तुम मेरे आसपास होते हो मेरा फोकस किसी और चीज़ के ऊपर जा ही नहीं पाता है, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही होता है, और अगर ऐसे में तुम मुझे इस तरह से देखोगे तब तो मैं किसी और चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाऊंगी। इसलिए जस्ट स्टॉप स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस जान। अलीशा की बातें सुनकर अहान को इस वक्त एक साथ कई सारे इमोशंस फील हो रहे थे और अचानक से ही उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थीं और वो एकटक बिना अपनी पलकें झपकाए बस अलीशा को ही देखे जा रहा था, जो इस वक्त सिर्फ ड्राइविंग के ऊपर ही फोकस कर रही थी, लेकिन उसके होठों पर इस पूरे दौरान एक बेहद दिलकश सी मुस्कान बरकरार थी। अहान इस वक्त पूरी तरह से अलीशा में खो चुका था और बस उसे ही देखे जा रहा था। अहान के दिमाग में बार बार बस अलीशा की कही हुई बातें ही चल रही थीं। अलीशा को जब अभी भी खुद के ऊपर अहान की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसके होठों पर छाई हुई वो दिलकश मुस्कान और भी ज़्यादा गहरी हो गई और वो अपनी इंटेंस आवाज़ में बोली, मैंने बोला ना, जस्ट स्टॉप स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस जान। जो भी बोलना है बस बोल दो। हालांकि अलीशा ने अहान को फ़ोन पर बात करते हुए सुना था और उसे कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदाज़ा था कि अहान उससे किस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो अहान के मुंह से सुनना चाहती थी कि अहान को उससे क्या कहना है। वहीं अहान, जो इतनी लंबी कन्वर्सेशन में अब तक ये भूल ही चुका था कि उसे अलीशा से बात क्या करनी थी, उसे अलीशा की बात सुनकर अचानक से ही याद आया कि उसे अलीशा से किस बारे में बात करनी थी। अहान ने अचानक से ही अलीशा की तरफ देखते हुए अपनी क्यूट वॉइस में कहा, वो हमें आपसे ये पूछना था कि क्या हम कल अपने दोस्त से मिलने के लिए जा सकते हैं? अलीशा ने शांत आवाज़ में पूछा, कहाँ पर जाना है तुम्हें और कब जाओगे? अहान ने भी बड़ी ही शांति के साथ अलीशा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, कल सुबह ब्लॉसम रिजॉर्ट जाना है और हम शाम तक दक्ष के साथ रहेंगे क्योंकि कल शाम की उसकी ट्रेन है और उसे वापस जाना है। हम दोनों इतने दिनों के बाद मिलेंगे तो फिर थोड़ा टाइम तो एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे ही। अहान की बात सुनकर अचानक से ही अलीशा की पकड़ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कस गई और उसकी आंखें गहरी हो गईं, लेकिन उसका चेहरा इस समय पूरे तरीके से एक्सप्रेशनलेस था और उसने अहान के सामने किसी भी तरह का कोई रिएक्ट नहीं किया। अलीशा को अहान का किसी और के ऊपर ध्यान देना या फिर खुद के अलावा किसी और के बारे में बातें करना अलीशा को हमेशा से ही नापसंद था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल के साथ अहान को अपने साथ रहने के लिए कन्विंस किया था, इसलिए वो फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी जिसकी वजह से अहान उससे एक बार फिर से दूर हो जाए, क्योंकि उसे अभी भी वो 3 महीने बहुत अच्छे तरीके से याद थे और ये भी बहुत अच्छे से याद था कि इन 3 महीनों में अहान के बिना उसकी हालत क्या से क्या हो गई थी। अलीशा ने एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और अपने आप को किसी तरह से समझाया और अपने होंठों पर एक मुस्कुराहट लाते हुए बोली, चले जाना, नो प्रॉब्लम।
अहान के होंठों पर भी अलीशा की बात सुनकर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर उसे अचानक से ही कुछ याद आया और वो एक बार फिर जल्दी से बोला, हम अकेले ही जाएंगे। अहान की बात सुनकर अलीशा की पकड़ एक बार फिर से स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कस गई, लेकिन फिर भी अपनी मुस्कान को बरकरार रखते हुए बेहद सॉफ्ट वॉइस में कहा, इट्स ओके, यू कैन गो। अहान ने जैसे ही अलीशा को इतना नॉर्मल देखा और उसकी इतनी सॉफ्ट वॉइस सुनी, उसके होंठों पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई और वो अपनी प्यार भरी नजरों से अलीशा को देखने लगा। अलीशा भले ही इस वक्त अहान को देख नहीं रही थी, लेकिन उसे अहान की हर एक हरकत का अंदाजा बहुत अच्छे से था, जिसकी वजह से उसके होंठों पर भी एक मुस्कुराहट खिल उठी। अलीशा को पता था अहान की फैमिली के बाद अगर कोई उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है तो वो दक्ष है। अलीशा भला ये बात भूल भी कैसे सकती थी कि वो और अहान अगर आज एक साथ हैं तो इसकी वजह कहीं ना कहीं दक्ष ही है, क्योंकि उस दिन क्लब में पहली बार जब वो दोनों मिले थे तब अहान ने दक्ष को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उसके साथ आर्ग्यूमेंट किया था। अलीशा कहीं ना कहीं इस बात के लिए हमेशा ही दक्ष की शुक्रगुजार रहने वाली थी, क्योंकि आज उसकी वजह से उसे अहान जैसे इंसान अपने लाइफ पार्टनर के रूप में मिला था, इसलिए भी वो अहान के दक्ष से मिलने जाने के ऊपर किसी तरह कोई खास रिएक्ट नहीं कर रही थी। थोड़ी ही देर में वो लोग मंदिर के पास पहुंच गए तो अलीशा ने कार को पार्क कर दिया। अहान और अलीशा दोनों ही कार से नीचे उतरकर मंदिर के अंदर की ओर चले गए। उन दोनों के वहां से जाते ही एक आदमी जो काफी देर से उन लोगों का पीछा कर रहा था और उनके ऊपर नजर रख रहा था, उसने अपने फोन निकालकर किसी को कॉल डायल कर दिया। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, वो आदमी बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ बोला, वो दोनों इस वक्त मंदिर आए हुए हैं और मैं लगातार उन दोनों का पीछा भी कर रहा हूं। मैंने उन दोनों की फोटोज भी आपको सेंड कर दी हैं। कोई और ऑर्डर है मेरे लिए? उस आदमी की बात खत्म होने के बाद फोन की दूसरी तरफ से बड़ी ही शांत आवाज आई, नहीं, फिलहाल जितना कहा है बस उतना ही करो, उन दोनों के ऊपर लगातार नजर रखो। उस आदमी ने ओके बोला और कॉल कट करने के बाद खुद भी मंदिर के अंदर चला गया ताकि वो अहान और अलीशा के ऊपर अच्छे से नजर रख सके। जहां एक तरफ अहान और अलीशा हर एक चीज से बेखबर मंदिर की खूबसूरती देखने में खोए हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर मल्होत्रा मैंशन में प्रदीप जी और जय इस समय स्टडी रूम में बैठे हुए थे और एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। प्रदीप जी ने बेहद सीरियस आवाज में जय से सवाल पूछते हुए कहा, आयो श्योर जय, प्रिंसेस सच में ये करना चाहती है? जय ने भी अपनी सीरियस आवाज में प्रदीप जी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, यस डैड, आई एम 100% श्योर कि डॉल ये करना चाहती है। मैंने भी उससे बहुत बार कंफर्म किया है। प्रदीप जी एक गहरी आह भरते हुए नागवारगी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, प्रिंसेस और अहान के बीच के रिश्ते अभी पूरे तरीके से ठीक भी नहीं हुए हैं और प्रिंसेस चाहती है कि हम जो भी प्रॉपर्टी उनके नाम पर करने वाले हैं उसमें से आधी प्रॉपर्टी पर हम अहान के नाम पर कर दें। ये जानने के बाद भी कि अहान को इन सब में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इस प्रॉपर्टी से इम्प्रेस भी नहीं होने वाला है, उल्टा शायद वो इससे गुस्सा भी हो जाए, प्रिंसेस को प्रॉपर्टी अहान के नाम पर ट्रांसफर करनी है। जय ने भी एक गहरी सांस लेते हुए अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ कहा, मैंने भी उसे यही समझाया था, लेकिन वो तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले तो वो बस लोनावला वाला फार्म हाउस अहान के नाम पर करना चाहती थी, लेकिन बाद में मैंने जब उसे ये बताया कि डेड प्रॉपर्टी को तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो फिर उसने यही जिद पकड़ ली कि अगर आप उसके हिस्से की प्रॉपर्टी को आधा अहान के नाम पर नहीं ट्रांसफर करेंगे तो फिर वो भी प्रॉपर्टी नहीं लेगी। अब आप देख लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं समझा पा रहा हूं। जय ने भी प्रदीप जी की बात सुनकर अपना सिर हामी में हिला दिया, जिसके बाद वो लोग कुछ और बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगे। वहीं वर्षा जी, जो ठीक स्टडी रूम के बाहर खड़ी हुई थी और उन्होंने शुरू से अंत तक प्रदीप जी और जय दोनों की पूरी बातें सुनी थीं, उनके चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस था और उनकी आंखों में एक शैतानी चमक नजर आने लगी। वर्षा जी, प्रदीप जी और जय की बातें सुनने के बाद स्टडी रूम के बाहर से सीधा अपने रूम में वापस आ गईं। अपने रूम में आने के बाद वर्षा जी ने अपने रूम को अंदर से लॉक कर लिया और जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगीं। वर्षा जी हंसते हंसते सीधा जाकर अपने बेड के ऊपर बैठ गईं और हंसते हुए बोलीं, सोचा नहीं था कि मेरे लिए सब कुछ अचानक से इतना आसान हो जाएगा। भगवान तो अचानक से ही मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। प्रदीप जी और जय की प्रॉपर्टी अहान के नाम पर करने वाली बात सुनकर पहले तो वर्षा जी को बहुत तेज गुस्सा आया था कि आखिर वो लोग इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को एक दो कौड़ी के मिडिल क्लास लड़के के नाम पर कैसे कर सकते हैं, लेकिन वर्षा जी को जैसे ही ये रियलाइज हुआ कि अगर प्रॉपर्टी अहान के नाम पर हो गई तो प्रॉपर्टी को अहान से खुद के नाम पर करवाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अहान भले ही कितना भी इंटेलिजेंट हो या फिर शार्प माइंडेड हो, मगर अंदर से तो वो एक मासूम सा बच्चा ही था जिसे कंट्रोल करना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। वर्षा जी को इस वक्त बेहद खुशी हो रही थी, क्योंकि उन्हें इस वक्त अपना मकसद अपने बेहद करीब नजर आ रहा था।
वो खुद से ही पागलों की तरह हंसते हुए बोली, बस एक बार ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर इन सभी लोगों को उनकी असली औकात दिखाऊंगी। इन लोगों ने मेरी और मेरी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और इन सब की कीमत तो इन लोगों को चुकानी ही पड़ेगी। आखिरी की बात बोलते बोलते वर्षा जी के चेहरे पर गुस्से के भाव झलकने लगे थे और उनकी आंखों में पूरी मल्होत्रा फैमिली के गहरी नफरत झलक रही थी। लेकिन इस नफरत की वजह क्या थी, ये तो सिर्फ और सिर्फ वर्षा जी ही जानती थीं। वर्षा जी ने अगले ही पल अपना फोन निकालकर नितारा को कॉल लगा दिया ताकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ वो नितारा को बता सकें। नितारा ने कॉल अटेंड करते हुए दूसरी तरफ से अपनी मीठी सी आवाज में कहा, हेलो। वर्षा जी ने भी बड़े ही प्यार से नितारा से कहा, हेलो बेटा, कैसी हो तुम। नितारा ने भी फोन की दूसरी तरफ से बेहद शांत आवाज में जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं। वर्षा ने भी नितारा का सवाल सुनकर अपनी प्यार भरी आवाज में जवाब दिया, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बेटी, और आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। वर्षा जी की बात सुनकर नितारा ने हैरानी के साथ पूछा, बहुत ज्यादा खुश हैं? ऐसा भी क्या हो गया मॉम जो आप इतनी ज्यादा खुश साउंड कर रही हैं। नितारा का सवाल सुनकर वर्षा जी के होठों पर एक मुस्कान छा गई और वो अपनी खुशी भरी आवाज में बोली, बात तो खुशी की ही है नितारा, आज मैंने प्रदीप भैया और जय की बातें सुनी थी। नितारा ने भी वर्षा जी की बात सुनकर बेहद क्यूरोसिटी के साथ पूछा, और वो दोनों ऐसी भी क्या बातें कर रहे थे जिसकी वजह से आप इतनी ज्यादा खुश हो गईं। वर्षा जी हंसते हुए नितारा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो लोग आज फिर से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की ही बातें कर रहे थे, लेकिन आज उनकी बातों में एक ट्विस्ट था और उस ट्विस्ट का नाम है अहान। अपनी मां के मुंह से अहान का नाम सुनकर नितारा एकदम से चौंक गई और हैरानी के साथ बोली, अहान? मैं कुछ समझी नहीं मॉम, अहान भला इन सब से कैसे रिलेटेड है। वर्षा जी हंसते हुए बोली, अहान रिलेटेड नहीं है नितारा बेटा, वो तो इस पूरे टॉपिक का मेन कैरेक्टर है। नितारा ने इस बार थोड़ी इरिटेशन के साथ कहा, मॉम आप बात को इतना ज्यादा घुमा फिरा क्यों रही हैं, सीधा सीधा बताए ना कि एक्चुअल बात क्या है। वर्षा जी ने जब नितारा की आवाज में डेस्परेशन को महसूस किया तो वो और जोर से हंसते हुए बोली, अरे माय बेबी, तुम इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों हो रही हो, बताती हूँ ना। अलीशा ने प्रदीप भैया से कहा है कि वो तब तक उनकी प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं लेगी जब तक वो उसके हिस्से की आधी प्रॉपर्टी को अहान के नाम पर नहीं करेंगे, और जब वो प्रॉपर्टी अहान के नाम हो जाएगी तब क्या होगा ये तो तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है ना। नितारा को जैसे ही वर्षा जी की बात समझ में आई तो उसके भी होठों पर एक खतरनाक मुस्कान तैर गई और अगले ही पल वो भी हंसते हुए बोली, अगर अलीशा के हिस्से की आधी प्रॉपर्टी अहान के नाम पर हो गई तो अहान से प्रॉपर्टी को खुद के नाम पर करवाना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। वर्षा जी भी एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, एग्जैक्टली, तुम सब कुछ अच्छे से समझ गई, तो फिलहाल तो हमें सिर्फ इंतजार करना है। नितारा भी हंसते हुए अपनी मां की बातों में हामी भर देती है और वो लोग थोड़ी और देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद कॉल कट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अहान और अलीशा का पूरा समय बहुत ही ज्यादा अच्छे से बीता था। उन दोनों ने सबसे पहले एक साथ जाकर देवी माता के दर्शन किए थे, फिर उन्होंने पूरा मंदिर अच्छे से घूमा था। इसके बाद उन लोगों ने कुछ वक्त और मंदिर में बिताया क्योंकि वहां का माहौल काफी ज्यादा खुशनुमा और शांति से भरा हुआ था, और इसके बाद वो लोग मंदिर से निकलकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए चले गए क्योंकि सुबह के टाइम में अहान को मंदिर आने की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। रेस्टोरेंट में जाने के बाद अहान और अलीशा ने बातें करते हुए खुशी के साथ अपना लंच खत्म किया। अहान ने इस बार नॉर्मल खाना ही ऑर्डर किया था ताकि अलीशा को लंच करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अहान ने अच्छे से नोटिस किया था कि पिछले कई दिनों से अलीशा उसके लिए अपने खाने और अपनी डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, और अहान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अलीशा उसके लिए किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करे। अपना लंच खत्म करने के बाद अहान और अलीशा अपना टाइम स्पेंड करने के लिए शॉपिंग मॉल चले गए थे। वो दोनों ही इस वक्त मॉल में घूम रहे थे और लोगों को शॉपिंग करते हुए देख रहे थे। अहान और अलीशा दोनों ने ही इस वक्त मास्क पहन रखा था क्योंकि अलीशा प्रदीप मल्होत्रा की बेटी थी और काफी लोग उसे पहचानते थे, और अहान को तो वैसे भी अननेसेसरी अटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और अलीशा को तो ये बात वैसे भी बर्दाश्त नहीं थी कि अहान को उसके अलावा कोई और देखे, इसलिए उसने खुद ही अपने साथ साथ अहान को भी मास्क पहना दिया था। अहान और अलीशा दोनों ही इस वक्त एक साथ एक परफेक्ट कपल लग रहे थे, और जो कोई भी उन्हें देख रहा था एक पल के लिए तो उनकी नजरें जरूर ही उन दोनों के ऊपर ठहर जा रही थीं, और कुछ लोग तो मुड़ मुड़कर भी उन दोनों को देख रहे थे। मास्क पहनने के बाद भी ना तो अहान की और ना ही अलीशा की खूबसूरती छुप पा रही थी, इसलिए यंग लड़के और लड़कियां दोनों ही बार बार उन दोनों को ही देखे जा रहे थे।
लड़कियों को तो अहान की नीली आंखें देखकर ही उससे इश्क हो गया था और उन्हें इस वक्त अलीशा से बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी, तो वहीं लड़कों को भी अहान से जलन हो रही थी, क्योंकि अलीशा ने सारे टाइम अहान का हाथ कसकर थाम रखा था और वो बार बार बड़ी ही प्यार भरी नजरों से बस अहान को ही देखे जा रही थी। अहान अभी अपनी नीली आंखों से आसपास का पूरा माहौल देख रहा था, तभी उसकी नजरें एक ऐसे शख्स के ऊपर चली गईं जिसे देखते ही अहान के माथे पर बल पड़ गए और अहान की पकड़ अलीशा के हाथ पर थोड़ी मजबूत हो गई। अलीशा ने जब ये महसूस किया तो उसने अपनी सवालिया नजरों से अहान की तरफ देखा जो एक ही डायरेक्शन में देखे जा रहा था। अलीशा ने जब अहान की नजरों का पीछा किया तो उन लोगों से कुछ ही दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ था जो एक लड़की से हंस हंसकर कुछ बातें कर रहा था। वो लड़का भी काफी ज्यादा हैंडसम था, मगर अहान के सामने कुछ भी नहीं था। अहान ने जब महसूस किया कि अलीशा भी इस वक्त वहीं पर देख रही है जहां पर वो देख रहा था, तो अहान ने तुरंत ही अलीशा का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, चलिए ना, हम लोग कहीं और चलते हैं। आपको कुछ लेना नहीं है क्या? लेट्स गो टू लेडीज सेक्शन। अलीशा ने जब अहान को उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए देखा तो वो सख्त लहजे में बोली, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, और ये लड़का कौन है जिसे तुम ऐसे देख रहे हो? अहान एक पल के लिए तो अलीशा का सवाल सुनकर हड़बड़ा सा गया, लेकिन उसने अगले ही पल अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल करते हुए जवाब दिया, कोई भी तो नहीं है। आप उसके ऊपर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? लेट्स गो। अहान अपनी बात खत्म करके वहां से जाने को हुआ, लेकिन अलीशा ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस दी और अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, तुम खुद बताओगे या फिर मैं उससे ही जाकर पूछ लूं कि वो तुम्हें कैसे जानता है? अहान ने जैसे ही अलीशा की बात सुनी वैसे ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, उससे मत पूछना। हम बता रहे हैं, कॉलेज में हमारा सीनियर था, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, नथिंग एल्स। अहान को जैसे ही एहसास हुआ कि उसने अभी फ्लो में क्या बोल दिया है, तो उसने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा लिया और तिरछी नजरों से अलीशा के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखने लगा। अलीशा इस वक्त अहान को बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ देख रही थी, लेकिन उसने अहान से कुछ नहीं कहा। अहान अभी उससे कुछ कह पाता तभी उसे अपना नाम सुनाई पड़ा और इस आवाज को अहान बहुत अच्छे से पहचानता था, जिससे एक बार फिर से उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। ये आवाज उसी लड़के की थी जिसे थोड़ी देर पहले अहान देख रहा था। इस लड़के का नाम तरुण कश्यप था और ये भी एक अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से हमेशा से ही इसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड था। अहान ने जिस कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की थी, तरुण के फादर उस कॉलेज के ही ट्रस्टीज में से एक थे, जिसकी वजह से तरुण हमेशा से ही सब लोगों के ऊपर अपना रौब झाड़ा करता था और अपने ग्रुप के साथ मिलकर अपने जूनियर्स की रैगिंग भी किया करता था, और उसके पापा की वजह से कॉलेज अथॉरिटी कभी भी उसके ऊपर कोई एक्शंस भी नहीं लिया करती थी। तरुण हमेशा से ही अपने से गरीब लोगों को बुली और इंसल्ट किया करता था और उन्हें अपने सामने कुछ भी नहीं समझा करता था। अहान की तरुण के साथ बहुत तरह की बुरी यादें जुड़ी हुई थीं, क्योंकि वो खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और फर्स्ट डे से ही अपनी खूबसूरती और तरुण की बात ना मानने की वजह से वो तरुण और उसकी ग्रुप की नज़रों में आ गया था, जिसकी वजह से उस कॉलेज में 4 साल बिता पाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। और इस बीच उसके साथ ऐसा भी कुछ हुआ था जिसे अहान अपने बुरे सपने में भी याद नहीं करना चाहता था। अहान ने अपने अंदर एक ऐसी बात को सालों से छिपा रखा था जिसे उसके और दक्ष के अलावा कोई और नहीं जानता था, और अहान चाहता भी नहीं था कि कभी भी किसी को उस बात के बारे में पता चले। मगर आज इतने सालों के बाद तरुण को खुद के सामने देखकर ना चाहते हुए भी अतीत की वो कुछ कड़वी यादें अहान की आंखों के सामने घूमने लगी थी, और तरुण की आवाज सुनकर अहान का खून खौलने लगा था, क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल भी तरुण के मुंह नहीं लगना चाहता था। तरुण भी अब तक अहान के पास आ चुका था और वो अहान की ओर देखते हुए बड़े ही शरारती अंदाज में बोला, अहान शर्मा, द स्कॉलर एंड द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ द कैंपस। ये तुम ही हो ना? मैं तुम्हें पहचानने में कोई गलती कर ही नहीं सकता हूँ। अहान ने तरुण की बात सुनकर अपनी मुट्ठियां और कस लीं और अपनी आंखों में नफरत लेकर सीधा तरुण की आंखों में देखने लगा। अहान इस वक्त अपनी आंखों में ढेर सारी नफरत लिए एकटक बस अपने सामने खड़े हुए तरुण को ही देखे जा रहा था। तरुण ने जब अहान की आंखों में खुद के लिए इतनी ज्यादा नफरत देखी तो उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो अहान के कान के करीब जाकर अहान का मजाक बनाते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल बॉय? मुझे देखकर कुछ ऐसा याद आ गया क्या जो शायद नहीं आना चाहिए था? तरुण की बात सुनते ही अहान की मुट्ठियां और ज्यादा कस गईं और उसकी आंखें हल्की हल्की लाल होने लगीं। अहान का मन तो कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त तरुण को एक दो जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दे, लेकिन वो फिलहाल किसी भी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहता था, क्योंकि इस वक्त अलीशा भी उसके साथ थी, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि तरुण उससे उम्र में बड़ा था, इसलिए भी अहान उससे ज्यादा उलझने की कोशिश नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके संस्कार उसे इस बात की इजाजत नहीं देते थे कि अपनों से बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करे
या फिर उनके ऊपर हाथ उठाए, इसलिए अहान ने खुद बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। अहान को तरुण की मौजूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसे सच में तरुण को देखकर बार बार वो सब कुछ याद आ रहा था जो वो बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता था। इसलिए अहान ने तुरंत ही अपने एक हाथ से अलीशा का हाथ पकड़ा और वहां से जाने को हुआ। तभी उसे तरुण के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी, जिससे ना चाहते हुए भी उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए। तरुण सीधा अहान के सामने आ गया और उसे टॉन्ट मारते हुए बोला, कॉलेज टाइम में तो तुम बड़े ब्रह्मचारी और शरीफ बना करते थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से तुम इस लड़की के हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हो, मुझे तो पूरा मैटर ही अलग लग रहा है। उस टाइम जब हम लोगों ने तुमसे कहा था कि गर्लफ्रेंड होना तो आज के ज़माने में बड़ी नॉर्मल बात है, तो तुमने हमें कितना बेफिजूल का ज्ञान झाड़ा था, योर ब्लडी संस्कार एंड ऑल, लेकिन आज तो तुम्हारे तेवर ही अलग नजर आ रहे हैं। अहान ने जो किसी तरह से खुद को कंट्रोल किया, उसका दिमाग तरुण की बातें सुनकर एक बार फिर से खराब होने लगा और अपनी गुस्से से हल्की लाल हो चुकी आंखों से तरुण को घूरने लगा। तरुण ने अहान की उन नज़रों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अलीशा की तरफ इशारा करते हुए बड़ी ही बदतमीजी के साथ बोला, बाय द वे, ये खूबसूरत हसीना कौन है? देखने से तो काफी रिच लग रही है। आखिरकार तुमने अपनी इस खूबसूरती का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख ही लिया और किसी के बिस्तर तक जाकर अमीर बनने का और अपनी नीज को पूरा करने का अच्छा जरिया ढूंढ लिया। एंड वाई नॉट, आफ्टर ऑल तुम्हारा ये हैंडसम सा चेहरा तुम्हारे किसी काम तो आए। आई एम सो हैप्पी कि फाइनली तुम्हें अपनी असली औकात पता चल गई, जो सिर्फ किसी को बेड पर एंटरटेन करने की है। तरुण अभी आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वहां पर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज गई और अगले ही पल तरुण का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसने अपने गाल पर अपना हाथ रख लिया। ये थप्पड़ अलीशा ने तरुण को मारा था और वो इस वक्त अपनी खून की तरह लाल हो चुकी आंखों में मर्डरस इंटेंशन लिए तरुण को घूर रही थी, मानो अगर उसका बस चले तो अभी इसी वक्त तरुण के टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर उसने सिर्फ और सिर्फ अहान की वजह से खुद को किसी तरह से कंट्रोल कर रखा था। अलीशा पहले भी अहान की ही वजह से तरुण की बकवास सुनकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और उन दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर रही थी, मगर जब तरुण ने अहान के लिए इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया और उसकी इतनी इंसल्ट की, तो अलीशा का दिमाग पूरे तरीके से खराब हो गया और उससे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ और उसने आगे बढ़कर सीधा तरुण के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि फिलहाल अहान के सामने तो वो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी, वरना तो अब तक शायद वो तरुण की जुबान ही कटवा चुकी होती। अहान, जो खुद भी अब तक तरुण को अपनी गुस्से से लाल आंखों से घूर रहा था और उसका दिमाग तरुण की बातें सुनकर सुन्न पड़ चुका था, वो इस वक्त हैरानी से अपने सामने के सीन को देख रहा था, क्योंकि उसने अलीशा से ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। तरुण, जो अभी भी अपने गाल पर अपना हाथ रखे खड़ा था, उसे तो मानो जैसे कोई सदमा ही लग गया था, क्योंकि उसे आज तक किसी ने भी थप्पड़ नहीं मारा था। उसने अपनी गुस्से से दहकती हुई आंखों से अलीशा को देखा, जो खुद भी अपनी जानलेवा नजरों से उसे ही देख रही थी। तरुण ने गुस्से से कहा, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तरुण का बस इतना कहना ही था कि अलीशा ने अगले ही पल एक और झन्नाटेदार थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर जड़ दिया, जिससे तरुण की आंखें चौड़ी हो गईं और अलीशा उसके रिएक्शन को इग्नोर करते हुए बेहद एटीट्यूड के साथ, बिल्कुल ऐसे ही हिम्मत हुई और देखनी है मेरी हिम्मत, देन जस्ट टेल मी, आई विल शो यू। इतना कहने के बाद अलीशा बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथ झाड़ने लगी, जैसे उसने ना जाने कितनी गंदी चीज छू ली हो। वैसे तरुण फिलहाल उसके लिए किसी गंदगी से कम भी नहीं था, क्योंकि उसने उसकी जान की इंसल्ट जो की थी। मॉल के सभी लोगों का ध्यान इस शोर शराबे के वजह से उन्हीं लोगों के ऊपर था और सब अपनी आंखें फाड़े अलीशा को ही देख रहे थे। वहीं तरुण को इस वक्त बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था, इसलिए वो तुरंत ही वापस अपने एटीट्यूड में आते हुए बोला, तुमसे ये उम्मीद ही थी मुझे अहान, खुद को तो तुम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए एक लड़की के पल्लू के पीछे जाकर छिप गए हो। अच्छी बॉडीगार्ड हायर कर रखी है तुमने, वो भी फ्री की, या फिर पता नहीं किस चीज का सौदा किया है तुमने इसके साथ। फिर वो अलीशा की तरफ देखते हुए बेहद बेशर्मी के साथ बोला, वैसे आइटम तो तुम काफी मस्त हो, नो डाउट, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर, इसलिए दिल आ गया तुम पर। माना ये अहान बहुत हैंडसम है, मगर कमी तो मुझ में भी कुछ नहीं है, चाहो तो एक बार ट्राई करके देख लो, डिसअपॉइंट नहीं करूंगा तुम्हें। अहान, जो अब तक खुद को किसी तरीके से कंट्रोल कर रहा था, तरुण के मुंह से अलीशा के लिए इतनी घटिया और डबल मीनिंग बातें सुनने के बाद उसके पेशेंस की आखिरी लिमिट भी क्रॉस हो गई और उसने आगे बढ़कर तरुण के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। अहान के इस एक्शन से तरुण और अलीशा दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि वो दोनों ही अहान का नेचर बहुत अच्छे से जानते थे कि वो कितना ज्यादा काम और कंपोज्ड इंसान है। अलीशा, जो खुद भी तरुण को एक बार फिर से सबक ही सिखाने जा रही थी, वो अहान का रिएक्शन देखकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अहान को देखने लगी। अहान की पकड़ इस वक्त तरुण की कॉलर पर हद से ज्यादा टाइट थी, जिसे तरुण छुड़ा नहीं पा रहा था।
अहान ने अपनी गुस्से से पूरे तरीके से लाल हो चुकी आंखों से तरुण की आंखों में देखते हुए लगभग चीखते हुए कहा, व्हाट डिड यू से? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी उनके बारे में ऐसी बातें करने की? इतना कहते ही अहान ने एक जोरदार पंच खींचकर तरुण के गाल पर जड़ दिया, जिससे उसका चेहरा एक तरफ हो गया और उसके होंठ के कोने से कट लगने की वजह से हल्का खून बहने लगा। तरुण को यकीन नहीं हो रहा था कि ये अहान है, क्योंकि अहान से उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी वो आगे कुछ और सोच पाता उससे पहले ही अहान ने खींचकर उसे एक और जोरदार पंच जड़ दिया, जिससे इस बार तरुण का पूरा जबड़ा हिल गया और अपनी हैरान आंखों से अहान को देखने लगा। अहान ने एक बार फिर आगे बढ़कर तरुण के कॉलर को कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके करीब ले जाकर उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर अपने दांत पीसते हुए बोला, शी इज माई वाइफ। आई डरे यू, दोबारा उसके बारे में ऐसे वर्ड्स यूज करके दिखाओ एंड द टाइम आई वोंट बी दिस मच lenient ऑन यू। डू यू गेट दैट? इतना कहने के बाद अहान ने पूरे फोर्स के साथ एक झटके से तरुण का कॉलर छोड़ दिया, जिससे तरुण सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर गया। मगर वो इस हालत में ही नहीं था कि किसी भी तरह का कोई रिएक्ट कर पाए, क्योंकि अहान का ऐसा बिहेवियर उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। क्योंकि अहान के साथ कुछ भी करो, वो कभी भी वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया करता था और उसे ये बात जानकर भी एक झटका लगा था कि वो लड़की अहान की वाइफ है। अहान ने तरुण के ऊपर एक नफरत भरी नजर डाली और उसके बाद उसे इग्नोर करके उसने अलीशा का हाथ पकड़ लिया और लंबे लंबे कदम भरता हुआ सीधा वहां से बाहर निकल गया, क्योंकि अब वो एक और पल भी वहां नहीं बिताना चाहता था। वहीं अलीशा, जो खुद भी अहान का ऐसा रूप देखकर अपनी जगह पर बिल्कुल किसी मूर्ति को तरह खड़ी हुई थी, वो अहान के उसे ऐसे ले जाने पर खुद भी उसके साथ बिल्कुल किसी कटी हुई पतंग की तरह खींची चली गई। अहान अलीशा को खींचते हुए मॉल से बाहर लाया और उसे ले जाकर कार की पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके मॉल के पार्किंग से बाहर निकालने के बाद रोड पर आते ही उसने गुस्से में रैश ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। अलीशा तो अभी भी बस अपनी शौकंग नजरों से अहान को ही देख रही थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त बेतहाशा गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अलीशा ने कभी भी अहान से ऐसे बिहेवियर की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि अहान भले ही जुबान का तेज हो और लोगों से आर्ग्यूमेंट करने में एक्सपर्ट हो, मगर वो वायलेंस से हमेशा ही दूर रहा करता था। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा हैरानी अलीशा को इस बात से हो रही थी कि अहान ने एक बार भी तरुण को उस वक्त पलटकर जवाब नहीं दिया था जब तरुण ने उसकी इंसल्ट की, या फिर जब उसके बारे में बोला। लेकिन जैसे ही तरुण ने अहान के सामने उसके बारे में बोला था, अहान ने सीधा ही उसके ऊपर हाथ उठा दिया था, जो अलीशा के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। अलीशा के कानों में अभी भी अहान के कहे हुए वो शब्द गूंज रहे थे जब उसने तरुण के सामने उसे अपनी वाइफ कहा था और उसे धमकी भी दी थी कि वो दोबारा कभी भी उसकी वाइफ की इंसल्ट ना करे। अलीशा को इस वक्त अपने दिल में अलग सी खुशी का एहसास हो रहा था, लेकिन उसे अहान का ऐसा बिहेवियर देखकर उसकी चिंता भी हो रही थी। अलीशा ने जब देखा कि अहान बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा है, जिससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उसने कसकर अहान का हाथ पकड़ लिया, जिससे अहान ने एक झटके से कार के ब्रेक्स लगा दिए और कार रुक गई। अहान इस वक्त गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसने अपनी लाल आंखों से अलीशा को देखा और अगले ही पल एक झटके से अलीशा को खुद के करीब खींचकर उसके गले लग गया, मानो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। अलीशा ने भी जब अहान की बेचैनी को महसूस किया तो उसने भी अहान को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ सहलाकर उसे शांत करने लगी। अहान इस वक्त अलीशा के सीने से लगा हुआ था और गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी बेचैनी और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था, और अलीशा भी लगातार बेहद प्यार से अहान की पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। अहान की पकड़ इस समय अलीशा के ऊपर बहुत ज्यादा कसी हुई थी, जैसे वो अलीशा को खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं जाने देना चाहता हो। अलीशा को भी खुद के ऊपर अहान की मजबूत पकड़ महसूस हो रही थी, लेकिन उसने उससे कुछ भी नहीं कहा और बड़े ही प्यार के साथ अपने एक हाथ से अहान की पीठ को और अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाती रही, जिससे धीरे धीरे करके अहान भी शांत होने लगा और उसने खुद को अलीशा की बाहों में ढीला छोड़कर अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। अलीशा ने भी अहान के बालों पर अपना हाथ फेरना जारी रखते हुए उसे अपनी बाहों में अच्छे से समेट लिया। अहान ने काफी देर तक अपनी आंखें बंद किए हुए अलीशा के कंधे के ऊपर अपना सिर टिकाए रखा। फिर जब वो पूरे तरीके से रिलैक्स हो गया तो वो अलीशा के बाहों के घेरे से अलग हो गया। अलीशा ने जब अहान को पहले की तरह नॉर्मल देखा तो उसने उससे बड़े ही प्यार से पूछा, अब ठीक हो तुम जान? अहान ने अलीशा की आंखों में देखा, जिसमें उसे सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए बेतहाशा फिक्र नजर आ रही थी। अहान ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जवाब में अपना सिर हामी में हिला दिया और अपनी कार की सीट पर सही से सेटल होते हुए उसने एक बार फिर से कार स्टार्ट कर दी, और इस बार वो काफी अच्छे से ड्राइविंग कर रहा था।
अलीशा ने जब अहान को बिल्कुल पहले की ही तरह एकदम से नॉर्मल देखा, तब कहीं जाकर उसने एक चैन की सांस ली और अपना सिर कार की सीट पर टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अहान के बिहेवियर के बारे में सोचते हुए गहरी सोच में डूब गई। अलीशा को इस बात से तो बेहद खुशी हुई थी कि अहान को उसकी फिक्र थी और उसने उसके लिए स्टैंड लिया था, और तरुण के उसकी इंसल्ट करने पर अहान ने तरुण के ऊपर हाथ भी उठा दिया था। लेकिन अहान का इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होना और इतना ज्यादा गुस्सा होना, ये बात अलीशा को बहुत ज्यादा खटक रही थी। अहान की आंखों में अलीशा ने तरुण ने एक गहरी नफरत की झलक देखी थी, एक ऐसी नफरत जो शायद ही अलीशा ने कभी भी अहान की आंखों में देखी हो। अहान एक बहुत ही काइंड हार्टेड और मासूम सा लड़का था जो हर किसी के लिए अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा करता था, और अपने दुश्मन को भी तकलीफ में देखकर वो आसानी से पिघल जाया करता था और किसी के लिए भी अपने दिल में बुरे ख्याल नहीं रखा करता था। अहान के साथ इतने वक्त तक रहने के बाद अलीशा उसे इतना अच्छे से तो समझ ही चुकी थी। यहाँ तक कि अलीशा और उसकी पूरी फैमिली ने भी अहान के साथ बहुत कुछ बुरा किया था, और तो और प्रदीप जी और जय ने अहान के पापा नमन जी के साथ भी बहुत ही बुरा बिहेवियर किया, और वर्षा जी भी हमेशा ही अहान की इंसल्ट करती रहती थीं। मगर इन सब के बाद भी अलीशा ने अहान की आंखों में सिर्फ गुस्सा देखा था, मगर उस तरह की नफरत कभी भी नहीं देखी थी जो अहान की आंखों में तरुण के लिए थी। अलीशा अभी भी अपनी सोच में ही खोई हुई थी, तभी एक झटके के साथ कार के ब्रेक्स लगे जिससे अलीशा की आंखें खुल गईं। अपनी आंखें खुलते ही अलीशा ने आसपास देखा तो वो अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुकी थी। अहान ने अलीशा से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप कार से उतरकर सीधा फार्म हाउस के अंदर चला गया। अलीशा ने भी अहान को अंदर जाते हुए देखा, मगर वो शांत रही और खुद भी चुपचाप कार से उतरकर फार्म हाउस के अंदर चली गई। अलीशा ने जब अपने रूम में आकर देखा तो अहान बेड पर उसके हेडरेस्ट से टेक लगाकर अपने आंखें बंद करके बैठा हुआ था, और उसका चेहरा इस वक्त हल्का सा टेंस्ड नजर आ रहा था, मानो जैसे वो इस वक्त कुछ ऐसा सोच रहा हो जो उसके लिए बहुत बुरा हो। अहान के माथे पर चिंता की लकीरों को देखते हुए अलीशा ने अगले ही पल अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया, जिससे अहान ने अपनी आंखें खोल लीं और वो अपनी आंखों में कंफ्यूजन लिए एक टक बस अलीशा को देखने लगा। अहान ने जब अलीशा की आंखों में खुद के लिए सवालों को देखा तो वो अपनी नजरें चुराने लगा और अपनी धीमी आवाज में बोला, हम थक गए हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे। ये वो पहली बात थी जो अहान ने मॉल से बाहर निकलने के बाद से बोली थी। अलीशा ने जैसे ही अहान को खुद से अपनी नजरें चुराते हुए और उसके सवालों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए देखा तो उसका चेहरा अगले ही पल सख्त हो गया। अलीशा ने आगे बढ़कर अहान के गालों को दबाते हुए उसके चेहरे को अपनी ओर मोड़ लिया और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए अपना एक एक शब्द चबाते हुए बोली, डोंट एवर ट्राई टू इग्नोर मी जान, यू नो ना दैट आई जस्ट हेट इट। अहान की आंखों में एक सेकंड्स के लिए कुछ इमोशंस झलके, लेकिन उसने तुरंत ही अपनी पलकें झपकाते हुए अलीशा की बातों में अपनी सहमति जता दी। अलीशा ने जब अहान को ऐसे मासूमियत से अपनी पलकों को सहमति में झपकाते हुए देखा तो उसके होठों पर एक दिलकश सी मुस्कान छा गई। अलीशा ने अहान के गालों को छोड़ दिया और उसके बालों पर प्यार से अपना हाथ फेरते हुए बोली, गुड, वेरी गुड, नाउ टेल मी कि आखिर बात क्या है और उस तरुण का क्या सीन है। अहान ने जैसे ही अलीशा का सवाल सुना उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, और जैसे ही वो कुछ बोलने को हुआ अलीशा ने पहले ही उसे रोक दिया। अलीशा सीधा उसकी आंखों में देखते हुए अपनी सख्त आवाज में बोली, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर मैंने खुद से सच पता लगाया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड यू वेरी वेल नो दैट आई मीन व्हाट आई से। तो एक अच्छे बच्चे की तरह मुझे सब कुछ सच सच बताओ। औक। अहान ने जब अलीशा की आवाज में इतनी ठंडक को महसूस किया तो उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, और उसे भी ये बात अच्छे से पता थी कि अलीशा ने अगर कहा है तो सच में वो सब कुछ बहुत ही आसानी से कर सकती है। अलीशा अभी भी अहान को अपनी सख्त नजरों से देख रही थी और उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। अहान को जब लगा कि को अब चाहकर भी अलीशा के सवालों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है तो उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, हम लगभग 16 साल के थे जब हमारा एडमिशन स्कॉलरशिप से दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज MKT कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ था। हम कॉलेज जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उस वक्त तक हमने इतनी दुनिया नहीं देखी थी और हमें नहीं पता था कि कॉलेज में कुछ ऐसा भी होता है जैसा हमारे साथ हुआ था। इतना कहते हुए अहान अपनी अतीत की यादों में खो गया और उस वक्त के बारे में सोचने लगा जब वो पहली बार कॉलेज गया था। फ्लैशबैक। अहान इस वक्त 16 साल का था, मगर इस वक्त भी वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। अहान की खूबसूरती बिल्कुल किसी नए नए खिले हुए फूल की तरह थी जो किसी को भी अपने पीछे पागल कर सकती थी। अहान इस समय MKT कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के सामने खड़ा हुआ था और अपनी ओशियन ब्लू आइज में एक चमक लिए हुए अपने सामने की कॉलेज की उस बड़ी और खूबसूरत सी बिल्डिंग को देख रहा था।
अहान के होठों पर एक बेहद प्यारी सी मुस्कान थी, जिससे इसके दोनों गालों के डिंपल साफ नजर आ रहे थे। उसका दूध सा गोरा बदन सूरज की हल्की हल्की रोशनी में बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। अहान मुस्कुराते हुए कॉलेज के अंदर एंटर हुआ, तभी उसकी टक्कर दक्ष से हो गई। अहान और दक्ष स्कूल टाइम से ही फ्रेंड्स थे, इसलिए उन्होंने एडमिशन भी सेम कॉलेज में ही लिया था, ताकि वो दोनों एक साथ ही रह सकें। दोनों ने जैसे ही एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ही खुशी से मुस्कुरा दिए और एक दूसरे के गले लग गए। अहान ने खुशी से चाहते हुए कहा, थैंक गॉड कि तुम हमें यहीं पर मिल गए, वरना हमें बहुत नर्वस फील हो रहा था। नाउ लेट्स गो इनसाइड टुगेदर। दक्ष ने भी अपना सिर हामी में हिला दिया और दोनों दोस्त एक साथ चलते हुए कॉलेज के अंदर चले गए। वो दोनों कॉलेज के अंदर जा ही रहे थे, तभी उन्हें एक जगह पर ढेर सारी भीड़ इकट्ठा हुई दिखी। अहान उन सभी को अपनी कंफ्यूज्ड नजरों से देखने लगा, तो दक्ष उसका हाथ खींचकर उसे वहां से दूसरी ओर ले जाते हुए बोला, जल्दी चल यहाँ से भाई, वहां पर रैगिंग चल रही है। अहान ने अपनी शौकंग नजरों से दक्ष को देखते हुए कहा, क्या कहा? रैगिंग? पर वो तो इल्लीगल है ना। दक्ष ने जब अहान का सवाल सुना तो उसने अपना माथा पीट लिया और बोला, अरे मेरी जान, तू इतना ज्यादा मासूम क्यों है? हाँ, रैगिंग बैन है, लेकिन होती हैं कुछ अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें, जिन्हें अपने से कमजोर लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। अहान बड़े ही ध्यान से दक्ष की बातों को शौकंग एक्सप्रेशंस के साथ सुन रहा था, तभी उन लोगों के सामने एक लगभग 20 साल का लड़का आकर खड़ा हो गया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ उन लोगों को ही देख रहा था। दक्ष ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो लड़का एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, वेयर आर यू गोइंग फ्रेशर्स? कांट यू गाइस सी कि वहां पर तुम्हारे सीनियर्स हैं जो तुम लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं। लोग, तुम लोगों के बाकी सभी साथी भी वहीं पर हैं, तो तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हें भी उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए? चलो मेरे साथ। दक्ष ने अपने हाथ से अहान के हाथ को कसकर पकड़ लिया और ना चाहते हुए भी उस लड़के के पीछे चलने लगा। उस लड़के ने अहान और दक्ष को भी ले जाकर बाकी सभी फ्रेशर्स के साथ खड़ा कर दिया, जो इस वक्त डरे हुए से खड़े हुए थे, क्योंकि सामने एक लग्जरी कार की बोनट के ऊपर बैठा हुआ एक लगभग 21 साल का लड़का और उसके आसपास खड़े हुए कुछ और लड़के और लड़कियां उन सभी की रैगिंग ले रहे थे। वो लड़के तो लड़के, वो सभी लड़कियां भी बेहद बदतमीज थीं, जो उन सभी फ्रेशर्स को मिसट्रीट कर रहे थे और उन लोगों की इंसल्ट भी कर रहे थे। उन लोगों ने एक लड़के की शर्ट उतरवा दी थी और उस लड़के से डांस करवा रहे थे और साथ ही साथ उसके ऊपर कमेंट्स भी पास कर रहे थे, जिसकी वजह से उस लड़के की आंखों में हल्के हल्के आंसू भी आ गए थे और उसके पूरे चेहरे पर शर्मिंदगी को साफ देखा जा सकता था। अहान को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसे उस लड़के के लिए दुख फील हो रहा था। अहान अभी उस लड़के को दुख से देख ही रहा था, तभी किसी ने उसे पुकारा। अहान ने उस इंसान की बात नहीं सुनी, तो वो लड़की जो अहान जब से यहाँ पर आया था, वो तब से ही उसको बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। वो उसे बुलाते हुए बोली, हे यू मिस्टर ब्लू आइज, लुक हियर, हम तुम्हें ही बुला रहे हैं, पास आओ हमारे। अहान ने जब उस लड़की की तेज आवाज सुनी और उसे एहसास हुआ कि वो लड़की उसके ही बारे में बात कर रही है, तो अहान हैरानी से अपने सामने खड़े हुए उस ग्रुप को देखने लगा, जो अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कान लिए उसे ही देख रहे थे। अहान छोटे छोटे कदम भरते हुए उन लोगों के करीब जाकर खड़ा हो गया और अपनी डर भरी नजरों से उन सभी को देखने लगा, जो इस वक्त उसे शैतानों की तरह देखे जा रहे थे। अहान छोटे छोटे कदम भरते हुए उन लोगों के करीब जाकर खड़ा हो गया और अपनी डर भरी नजरों से उन सभी को देखने लगा, जो इस वक्त उसे शैतानों की तरह देखे जा रहे थे। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम साक्षी था, वो बड़े ही स्टाइल से चलते हुए अहान के करीब आ गई और अपनी हवस भरी नजरों से अहान को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अहान उसकी ऐसी लिस्टफुल नजरों को खुद के ऊपर महसूस करते हुए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। साक्षी ने एक बड़ी ही अजीब सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों में लस्ट लिए हुए अहान को घूरा और अपने हाथ से अहान के गालों को दबाते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसने अपनी लिस्टी नजरों से अहान की आंखों में देखते हुए पूछा, हे हॉटी, नाम क्या है तुम्हारा? अहान ने अपनी आंखों में नर्वसनेस और डर लिए हुए साक्षी को देखा, जो एक घटिया सी मुस्कान के साथ उसे ही देख रही थी। जब अहान ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, तो साक्षी ने अहान के गालों पर अपनी पकड़ कस दी और उसके गालों में अपने नाखून घुसाने लगी, जिससे अहान को दर्द होने लगा और उसके मुंह से एक सिसकी निकल गई। साक्षी ने जब अहान की सिसकी की आवाज सुनी, तो उसके होंठों पर एक खतरनाक सी मुस्कान आ गई और वो अहान के चेहरे के बेहद करीब जाकर उसके चेहरे के ऊपर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए अपने एक एक शब्द को चबाते हुए बोली, नेवर इग्नोर योर सीनियर्स लिटिल बॉय, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, सो जस्ट लाइक अ गुड लिटिल बॉय आंसर माई क्वेश्चन। अहान को पहले ही साक्षी के लगातार उसके गालों में नाखून चुभाने की वजह से दर्द हो रहा था,
और उसकी ऐसी बातें सुनकर वो तुरंत ही अपनी हल्की कांपती हुई आवाज में बोला, अहान। साक्षी ने जैसे ही अहान के मुंह से उसका नाम सुना, उसने अहान के गालों को छोड़ दिया और एक शैतानी मुस्कान के साथ अहान के गाल को थपथपाते हुए बोली, गुड। ऐसे ही अपने सीनियर्स की बातें मानी जाती हैं, अहान। इतना कहकर साक्षी वहां से पीछे हट गई तो एक लड़का जिसका नाम नीरव था आगे आते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता कि अपने सीनियर्स को सिर झुकाकर कैसे अच्छे से ग्रीट किया जाता है। अहान ने जैसे ही नीरव की बात सुनी, उसने तुरंत ही अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी बेहद मीठी सी आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। अहान की ग्रीटिंग सुनकर सबके चेहरों पर एक सेटिस्फैक्शन नजर आने लगा। उनमें से एक लड़की जिसका नाम रूबी था, वो भी एक घटिया सी मुस्कान के साथ अहान के बेहद करीब आ गई और जब अहान पीछे हटने को हुआ तो उसने कसकर अहान का हाथ पकड़ लिया और अपने हाथों से अहान की टी शर्ट के ऊपर से ही उसके एब्स को महसूस करने लगी। अहान भले ही सिर्फ 16 साल का था, मगर उसकी बॉडी काफी वेल टोन्ड और अट्रैक्टिव थी क्योंकि वो बचपन से ही एक स्पोर्ट्स पसंद था। अहान को रूबी का खुद को यूं इस तरह से छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो उसे खुद से दूर धक्का देना चाहता था और उसने ऐसा करने के लिए अपना दूसरा हाथ ऊपर भी उठा लिया था, लेकिन तभी उसकी नज़र दक्ष के ऊपर चली गई जो अपने हाथ जोड़कर अपनी आंखों से ही उसे कुछ भी ना करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। अहान ने दक्ष की प्लीडिंग आइज को देखकर अगले ही पल अपना हाथ नीचे करके उसकी मुट्ठी बना ली और अपनी आंखों को कसकर भींच लिया और रूबी को वो करने दिया जो वो कर रही थी। रूबी ने अब तक अपना हाथ अहान की टी शर्ट के अंदर डाल दिया था और अब उसके हाथ अहान की स्किन से डायरेक्ट टच हो रहे थे, जिससे अहान की मुट्ठी और ज्यादा कसती जा रही थी और रूबी भी अहान की करीबी से खुद को उसमें खोता हुआ सा महसूस कर रही थी। निशा, जो खुद भी उनके ग्रुप की ही एक मेंबर थी, उसने जब देखा कि रूबी अपना कंट्रोल खो रही है और बहकने लगी है तो उसने रूबी के करीब जाते हुए शरारती अंदाज में कहा, अरे बस भी करो यार, इस बच्चे के साथ यहीं सबके सामने सुहागरात मनाने का इरादा है क्या? निशा की ये बात सुनकर उसके ग्रुप के सभी मेंबर्स बदतमीजी के साथ हंसने लगे। रूबी भी हंस रही थी, लेकिन अहान को इस समय बहुत ह्यूमिलिएशन और शर्मिंदगी फील हो रही थी और उसे रूबी का टच बहुत अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। रूबी निशा की बात सुनकर अहान से दूर हो गई थी, जिससे अहान ने एक चैन की सांस ली। रूबी ने अपनी लस्ट भरी नजरों से एक बार अहान को देखा, फिर निशा की ओर देखते हुए बड़ी बेशर्मी के साथ बोली, नॉट माई फॉल्ट बेब्स। ये बच्चा है ही इतना ज्यादा हॉट कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। अगर रूम होता तो पक्का शुरू हो जाती। हिज एब्स, हिज बॉडी, माई गुडनेस, जस्ट अमेजिंग। रूबी की बात सुनकर निशा की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई और अहान की ओर देखते हुए अपनी इविल वॉइस में बोली, रियली है तो ये सच में कमाल का। थोड़ा दीदारे हुस्न हम भी कर ही लेते हैं। हे यू लिटिल बॉय, अपनी टी शर्ट उतारो और आकार मुझे किस करो, फिर तुम अपने क्लास में जा सकते हो। अहान ने जैसे ही निशा की बात सुनी, उसकी आंखों में जहां अब तक शर्म, डर और ह्यूमिलिएशन के भाव थे, उनकी जगह गुस्से ने ले ली। अहान को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार था, मगर फिर भी वो अब तक चुपचाप इन लोगों की सभी बातें मान रहा था, लेकिन ये उसकी लिमिट थी। अहान को बहुत अच्छे से पता था कि अगर कोई जूनियर अपने सीनियर को नाराज कर दे तो उसके लिए कॉलेज में अपना पूरा टाइम गुजार पाना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो अब तक चुपचाप उनकी रैगिंग को टॉलरेट कर रहा था। लेकिन ये प्योर सेक्सुअल हैरासमेंट था जिसे अब बर्दाश्त कर पाना अहान के बस के बाहर था और ना ही वो इसे बर्दाश्त करना चाहता था। निशा ने जब देखा कि अहान उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और ना ही उसकी बात मानकर अपनी टी शर्ट उतार रहा है, तो उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। निशा ने अपनी गुस्से से भरी हुई आवाज में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा है? तुम अपनी टी शर्ट उतार रहे हो या फिर नहीं? अहान ने अपना सिर उठाकर सीधा निशा की गुस्से से भरी हुई आंखों में देखा और अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोला, नहीं। अहान का ऐसा जवाब सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग एकदम से हैरान रह गए, क्योंकि अहान से ऐसे जवाब की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम सार्थक था, वो गुस्से से चलता हुआ अहान के पास आया और उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भरकर उन्हें बेदर्दी से खींचते हुए बोला, क्या बोला तू? हमारी बात नहीं मानेगा? अहान ने अपने हाथ को सार्थक के हाथों के ऊपर रख दिया और अपने बालों को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे पर भले ही इस समय दर्द के एक्सप्रेशंस हो, लेकिन उसकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस था और वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ बोला, नहीं, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं एंड आई वोंट टॉलरेट इट। अहान का जवाब सुनकर सार्थक को उसके ऊपर और तेज गुस्सा आया, इसलिए उसने अहान के बालों पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर दी और वो गुस्से से उसके ऊपर हाथ उठने ही वाला था, तभी तरुण की आवाज ने उसे रोक दिया। तरुण उनके ग्रुप का लीडर था, इसलिए सब उसकी बात मानते थे। सार्थक भी अहान के बालों को छोड़कर एक साइड होकर खड़ा हो गया।
तरुण बड़े ही स्टाइल से अपनी कार के बोनट से कूदकर नीचे उतर गया और सीधा आहान के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ ऊपर से नीचे तक आहान को देखा, फिर अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट के साथ खेलते हुए बोला, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर लिटिल बॉय। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई भी मेरी डिसरिस्पेक्ट करे और मेरी या फिर मेरे ग्रुप मेंबर्स की बातों को ना मानना मतलब मेरी डिसरिस्पेक्ट करना। आहान बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक तरुण को देख रहा था, जिसके चेहरे पर इस समय बेहद डेंजरस एक्सप्रेशंस थे। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ भाव आकार गुजरे, लेकिन फिर उसने अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखा। तरुण ने जब आहान को अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ देखा तो उसके होंठों पर छाई हुई तिरछी मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। तरुण ने अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट को अपनी जीन्स की पॉकेट से एक लाइटर निकालकर जला दिया और लाइटर को वापस अपनी पॉकेट में रखने के बाद वो अपनी सिगरेट को अपने उंगलियों के बीच में नचाते हुए आहान से बोला, सिगरेट पियोगे? सिगरेट देखते ही आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और अपना मुंह फेरते हुए बोला, आई डोंट स्मोक। तरुण ने एक अजीब सी मुस्कान मुस्कुराते हुए आहान के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भींचते हुए उसके चेहरे को अपनी ओर किया और उसके बालों को बेरहमी से खींचता हुआ बोला, अगर सीनियर्स तुम्हें कुछ दें तो उसे कभी भी मना नहीं किया जाता है। डू यू गेट दैट? इतना कहते ही तरुण ने बड़ी ही बेरहमी के साथ उस जलती हुई सिगरेट को आहान की टी शर्ट से झलक रही उसकी कॉलर बोन के ऊपर रख दिया, जिससे आहान की एक दर्दनाक चीख निकल गई और वो तरुण की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन तरुण की पकड़ उसके ऊपर बहुत ज्यादा मजबूत थी, जिससे आहान उससे छूट नहीं पा रहा था। तरुण ने बहुत ही कोयल सी मुस्कान के साथ उस सिगरेट को आहान की कॉलर बोन से हटाकर उसे आहान की गर्दन के पास रख दिया, जिससे आहान एक बार फिर से चीख उठा और बुरी तरह से छटपटाने लगा। दक्ष ने जब आहान की ऐसी हालत देखी तो वो तुरंत ही उसकी तरफ जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके पास ही खड़े हुए सार्थक ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे धमकी देते हुए बोला, सोचना भी मत। अगर तुमने उसके पास भी जाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा ये सो कॉल्ड एक्ट तुम्हारा दोस्त जो ऑलरेडी तकलीफ में है उसे और भी ज्यादा तकलीफ होगी और तुम्हें भी तकलीफ होगी, इसलिए जहां पर हो चुपचाप वहीं पर खड़े रहे। सार्थक की धमकी सुनकर दक्ष सहम गया। वो आहान के पास जाना तो चाहता था, मगर वो जानता था कि अगर वो आहान के पास गया तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा, उल्टा वो सिर्फ और सिर्फ उसकी तकलीफ बढ़ने की वजह बनेगा, इसलिए वो ना चाहते हुए भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तरुण ने ऐसे ही बड़ी बेरहमी के साथ आहान के शोल्डर और गर्दन के आसपास के एरियाज पर सिगरेट रखकर उन्हें जला दिया था, जिससे आहान बुरे तरीके से तड़प रहा था और बार बार तरुण से छूटने की कोशिश कर रहा था। तरुण ने एक शैतानी मुस्कान के साथ दर्द से तड़पते हुए आहान को देखा और फिर उस सिगरेट को आहान की बॉडी से हटाकर उसका एक कश भरते हुए आहान के बालों को एक झटके से साथ छोड़ दिया, जिससे आहान मुंह के बल जमीन पर गिर गया और एक बार फिर से उसकी चीख वहां पर गूंज उठी। तरुण और उसके ग्रुप के सभी लोग आहान की हालत देखकर बेशर्मों की तरह हंसने लगे। निखिल, तरुण के ग्रुप का एक मेंबर, बेशर्मों की तरह हंसते हुए आहान के करीब गया और आहान जो खुद को संभाल कर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ पर अपना जूता रखने को हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता किसी ने उसे कसकर पीछे की तरफ धक्का दे दिया। निखिल अचानक से किसी के खुद को इस तरह से धक्का देने से हैरान रह गया और इस धक्के के लिए तैयार ना हो पाने की वजह से वो 5-6 कदम लड़खड़ा गया। सब ने हैरानी से निखिल को देखा और फिर अपनी नजरें घुमाकर उस लड़की को देखा जिसने निखिल को धक्का दिया था। आहान ने भी अब तक खुद को संभाल लिया था और वो भी इस समय जमीन पर बैठा हुआ अपनी हैरानी से भरी हुई नजरों से अपने ठीक सामने खड़ी हुई लड़की को देख रहा था, जिसने अभी अभी उसकी मदद की थी और उसे बचाया था, वरना शायद अब तक निखिल उसके हाथ पर अपना जूता रखकर उसे और भी ज्यादा तकलीफ देता। वो लड़की ने घुटनों के थोड़ा सा नीचे तक एक वाइट कलर की वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। उसके काले बाल उसके कंधे के थोड़े नीचे तक थे जो लहरा रहे थे और उसके नैन नक्श तीखे थे जो उसे काफी खूबसूरत बना रहे थे, मगर इस समय उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो अपनी गुस्से भरी नजरों से एक एक करके तरुण और उसके पूरे ग्रुप को घूर रही थी। उस लड़की ने उन सभी लोगों को एक नजर और घूर कर देखा और फिर आहान की तरफ मुड़कर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने अपना एक हाथ आहान की तरफ बढ़ा दिया। आहान, जो अब तक अपनी शौक नजरों से उस लड़की को ही देख रहा था। आहान ने अनकॉन्शियसली अपने हाथ को उस लड़की के हाथ में रख दिया और उसका सहारा लेकर खड़ा हो गया। उस लड़की ने बड़ी ही स्वीट आवाज में आहान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, आर यू ओके? आहान ने उसका सवाल सुनकर बेहद मासूमियत से अपना सिर हामी में हिला दिया। वो लड़की अभी आहान से कुछ कह पाती उससे पहले ही तरुण ने उसकी बांह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उससे गुस्से में बोला, व्हाट द हेल वाज दैट? तुमने निखिल को धक्का क्यों दिया? उस लड़की ने गुस्से से तरुण की ओर देखते हुए कहा, बिकॉज आई एम जस्ट डन विद यू ऑल गाइज।
रैगिंग करना एक बात होती है, मगर किसी को इतना ज्यादा टॉर्चर करना भी जरूरी नहीं होता है। फिर उसने एक नज़र अहान को देखा, जिसकी गर्दन के आसपास सिगरेट के बंद मार्क्स साफ नजर आ रहे थे और उसके गोरे गोरे गालों पर साक्षी के नाखूनों के और उसकी उंगलियों के लाल निशान साफ नजर आ रहे थे। गिरने की वजह से उसकी कोहनी में चोट लग गई थी और उसके पूरे बाल भी बिखर चुके थे, मगर इन सब के बाद भी उसकी खूबसूरती में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा था। उस लड़की ने एक गहरी सांस लेते हुए तरुण की ओर देखकर कहा, इट्स रियली इनफ। आज के लिए ऑलरेडी बहुत हो गया है। उसकी हालत ऑलरेडी काफी खराब हो चुकी है, सो यू शुड नाउ लीव हिम एंड लेट हिम गो। तरुण ने एक नजर घूरकर उस लड़की को देखा, फिर वो एक शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, ओ लिटिल सिस, एज यू से। फिर वो वहां पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए ऑर्डरिंग टोन में बोला, सुना नहीं तुम लोगों ने? गेट आउट ऑफ हियर, अपनी अपनी क्लासेस में जाओ। रैगिंग ओवर। तरुण का बस इतना कहना ही था कि सभी स्टूडेंट्स भागते हुए वहां से चले गए। अब उस पूरे ग्राउंड में सिर्फ तरुण, उसके ग्रुप मेंबर्स, वो लड़की, अहान और दक्ष ही मौजूद थे। तरुण ने एक नज़र अहान की ओर देखा और शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे साथ खेलकर काफी मजा आया लिटिल बॉय, वी विल मीट अगेन। इतना कहने के बाद तरुण अपनी पूरी गैंग के साथ वहां से चला गया। तरुण और उसकी गैंग के वहां से जाते ही दक्ष तुरंत भागते हुए अहान के पास आ गया और अपनी कंसन भरी नजरों से उसे देखने लगा, तो अहान ने एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों से ही उसे शांत रहने को कहा। उस लड़की ने अहान और दक्ष को देखा, जो एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कुछ बातें कर रहे थे। वो लड़की चलते हुए अहान के पास चली गई और उसकी चोटों की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें काफी चोटें लगी हैं, कम विथ मी, मैं तुम्हें मेडिकल रूम में ले चलती हूँ। अहान कुछ कहने को हुआ, मगर उस लड़की ने अपनी आंखों से उसे चुप रहने का इशारा किया और अहान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। अहान भी चुपचाप उसके पीछे चल रहा था और दक्ष भी शांति से उन लोगों के पीछे पीछे चल रहा था। वो लड़की अहान को अपने साथ मेडिकल रूम में ले आए और उसे ले जाकर एक बेड के ऊपर बैठा दिया। इस समय वहां पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, इसलिए उस लड़की ने खुद ही फर्स्ट एड बॉक्स उठा लिया और उसमें से कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स और बैंडेजेस निकाल लीं। उस लड़की ने सबसे पहले एक क्रीम निकाली और उसे बहुत ही जेंटली उन बर्न मार्क्स पर लगाने लगी जो सिगरेट की वजह से बने थे। अहान की गर्दन और कॉलर बोन के आसपास लगभग 5 से 6 बर्न मार्क्स थे, जिनके ऊपर उस लड़की ने एक एक करके बड़े ही आराम से मेडिसिन लगा दी। उसके बाद उसने सबसे पहले एंटीसेप्टिक लिक्विड निकालकर उससे अहान की कोहनी पर जमे हुए खून को साफ किया, फिर उसके ऊपर भी एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर बैंडेज कर दिया। फिर उसने कॉटन में थोड़ा सा लोशन लेकर हल्के हल्के हाथों से अहान के गाल के आसपास के निशानों पर भी लगा दिया। इस पूरे दौरान अहान एकदम से शांत बैठा हुआ था और एक टक उस लड़की की हर एक हरकत को ऑब्जर्व कर रहा था, और दक्ष भी अपनी फिक्र भरी नजरों से लगातार अहान को ही देखे जा रहा था। जब उस लड़की ने अपनी काम खत्म कर लिया तो अहान ने उससे सवाल पूछा, व्हाई डिड ही कॉल योर लिटिल सिस्टर? अहान जब से ग्राउंड से यहाँ पर आया था तब से ही उसके दिमाग में यही सवाल चल रहा था और अब फाइनली उसने वो सवाल पूछ ही लिया था। अहान का अचानक से ऐसा सवाल सुनकर एक पल के लिए तो हैरान रह गई, मगर फिर एक छोटी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, बिकॉज आई एम हिज सिस्टर। उस लड़की का जवाब सुनकर अहान और दक्ष दोनों की ही आंखों में हैरानी झलकने लगी। उस लड़की ने उन दोनों के एक्सप्रेशंस को पूरे तरीके से इग्नोर करते अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हाय, माय नेम इज तारिणी कश्यप और मैं तरुण कश्यप के चाचा की बेटी हूँ। अहान की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं और वो शौकन टोन में बोला, अगर आप उनकी बहन हैं तो फिर आपने हमारी हेल्प क्यों की? दक्ष ने भी अहान के बगल में बैठते हुए सवाल पूछा, हाँ, आपने अपने भाई से ऐसे बात क्यों की? अहान और दक्ष के सवालों का जवाब देते हुए तारिणी बोली, मैंने हेल्प इसलिए की क्योंकि मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं ये सब कुछ रोक नहीं सकती हूँ, इसलिए सोचा तुम्हारी अभी के लिए थोड़ी बहुत हेल्प कर दूं, वरना वो लोग तुम्हें और भी ज्यादा टॉर्चर करते। और रही बात ऐसे बात करने की, तो मेरे रिलेशंस मेरे भाई के साथ कुछ खास नहीं है। तारिणी की बात सुनकर दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, ओह दैट्स ग्रेट, मेरे दोस्त की हेल्प करने के लिए आपका शुक्रिया। बाय द वे, मेरा नाम दक्ष है। तारिणी भी दक्ष की बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर अहान की तरफ देखने लगी। अहान ने जब खुद के ऊपर तारिणी की नजरों को महसूस किया तो वो भी एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोला, माय नेम इज अहम, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, लेकिन अब हमें जाना होगा, क्लास के लिए देर हो रही है, बाय। तारिणी ने भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को बाय किया, जिसके बाद दक्ष और अहान दोनों ही भागते हुए अपनी अपनी क्लासेस की ओर चले गए। सुबह के उस एक इंसिडेंट के बाद से अहान का बाकी का पूरा दिन काफी ज्यादा अच्छा बीता और वो अपनी क्लासेस करने के बाद काफी खुश भी था, लेकिन सुबह का वो इंसिडेंट कहीं ना कहीं अहान के दिमाग में छप चुका था।
अहान ने तो फिर भी खुद को काफी हद तक नॉर्मल कर लिया था, लेकिन शायद तरुण और उसकी पूरी गैंग के मन में भी अहान का चेहरा छप चुका था, क्योंकि उस दिन के बाद से ही तरुण की पूरी गैंग ने रोज रोज अहान को टारगेट करना शुरू कर दिया था। वो लोग रोज ही अहान के साथ बदतमीजी किया करते और कभी कभी तो उसे फिजिकली भी हट कर दिया करते थे। अहान इन सब से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और दिन ब दिन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो होता जा रहा था। अहान ने कॉलेज अथॉरिटी से उन लोगों की कंप्लेन भी करने की कोशिश की, मगर वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि तरुण के फादर कॉलेज के ट्रस्टी थे और कॉलेज अथॉरिटी भी उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। अहान ने कॉलेज के हॉस्टल में ही एक रूम ले लिया था और वो वहीं रहने लगा था, क्योंकि वो इस कंडीशन में अपने फैमिली मेंबर्स के सामने नहीं जा सकता था। इस दौरान अहान की तारिनी से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि तारिनी अक्सर ही उसकी हेल्प किया करती थी और उसके लिए अपने भाई के खिलाफ भी खड़ी हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन अहान, दक्ष और तारिनी एक साथ कैंटीन में बैठे हुए थे और अपना ऑर्डर खाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वहां पर तरुण और उसकी पूरी गैंग आ गई। उन लोगों की नजरें जैसे ही अहान के ऊपर पड़ी, उनकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। निशा बड़े ही स्टाइल के साथ कैटवॉक करते हुए अहान के करीब गई और उसने टेबल के ऊपर रखा हुआ ऑरेंज जूस का ग्लास उठाया और उसे पूरा का पूरा अहान के ऊपर उड़ेल दिया। अहान इस सडन एक्शन से एकदम से हैरान रह गया और अपनी ब्लैक कलर की टी शर्ट को देखने लगा, जो इस वक्त पूरे तरीके से उसके जिस्म से चिपक चुकी थी। अहान का पूरा चेहरा भी जूस से भीग गया था और उसके बालों से भी हल्का हल्का जूस टपक रहा था। दक्ष सबसे पहले अपने शौक से बाहर आया और टिश्यू पेपर उठाकर अहान के पास जाने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही निखिल ने उसे पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, तुझे हमेशा बड़ी जल्दी मची रहती है उसके पास जाने की। चुपचाप जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा रह, वरना दोनों टांगें तोड़ दूंगा तेरी, समझा। दक्ष ने जल्दी से 3-4 बार अपना सिर हिला दिया और ना चाहते हुए भी चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया। अहान ने किसी से भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी जगह से खड़ा होकर वॉशरूम की ओर चला गया। अहान के वहां से जाते ही तरुण के ग्रुप के सभी मेंबर्स जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगे। तारिनी ने एक नज़र उन लोगों को देखा और यू गाइज आर जस्ट इम्पॉसिबल बोलकर खुद भी अहान के पीछे चली गई। दक्ष भी जाना चाहता था, लेकिन निखिल ने अभी भी उसे पकड़ रखा था और वो लोग अब उसकी रैगिंग ले रहे थे। तारिनी ने वॉशरूम में जाकर देखा तो अहान ने अब तक खुद को काफी हद तक क्लीन कर लिया था। तारिनी ने अहान के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कंसर्न टोन में पूछा, तुम ठीक हो? अहान ने बस अपना सिर हिला दिया और वहां से जाने को हुआ, लेकिन तारिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अहान ने उसे अपनी सवालिया नजरों से देखा तो तारिनी उसके करीब आ गई और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली, अहान तुम्हें ऐसे देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अहान उसकी करीबी से काफी अनकंफर्टेबल हो गया था, लेकिन उसने फिर भी बेहद शांति के साथ कहा, नो। तारिनी अपना सिर ना में हिलाते हुए उसके और ज्यादा करीब आ गई और बोली, यू डोंट नो दैट हाउ मच आई लव यू। अहान तारिनी की बात सुनकर पूरे तरीके से हैरान रह गई और अपनी शौकंग नजरों से तारिनी को देखने लगा। अहान ने जैसे ही तारिनी की बात सुनी, वो अपनी जगह पर जम सा गया और एक टक अपनी शौकंग नजरों से तारिनी को देखने लगा, जो अभी भी उसके बेहद करीब खड़ी हुई थी। अहान को जैसे ही थोड़ा बहुत होश आया, वो एक झटके के साथ तारिनी से दूर हो गया और हैरानी के साथ बोला, ये आप क्या कह रही हैं तारिनी? हम दोनों तो बस दोस्त हैं ना। तारिनी ने तुरंत ही अपना सिर ना में हिलाते हुए डेस्परेशन के साथ कहा, दोस्त हैं, लेकिन सिर्फ दोस्त नहीं हैं। मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुम्हें देखकर एक अजीब सा एहसास होता था मुझे। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ अहान, और मुझे तुम्हें ऐसी कंडीशन में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें भाई और उनके पूरे ग्रुप से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, जस्ट बी माई बॉयफ्रेंड। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन गए तो भाई तुम्हें तंग नहीं करेंगे। अहान को तो तारिनी की बातें सुनकर मानो जैसे कोई शौक ही लग गया था और वो बस हैरानी से उसे देखे जा रहा था। अहान ने एक गहरी सांस ली और तारिनी से बिना कुछ भी कहे वहां से निकलकर बाहर चला गया। तारिनी को अहान की इस हरकत के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आया और उसने एक मुक्का दीवार पर मार दिया और अपने दांत पीसते हुए बोली, इतने वक्त से तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूं मैं ताकि तुम मुझसे इम्प्रेस हो जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर पता नहीं किस चीज का इतना एटीट्यूड है अहान। इसके बाद तारिनी खुद भी अहान को ढूंढने के लिए बाहर निकल आई और इधर उधर अहान को ढूंढने लगी, लेकिन उसे अहान कहीं भी नहीं मिला। तभी उसे पीछे से तरुण की आवाज आई, किसे ढूंढ रही हो लिटिल सिस? अहान को, वो तो अपने हॉस्टल गया। तरुण की बात सुनकर तारिनी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और वो अपने दांत पीसते हुए बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से इग्नोर करके जाने की? मैंने हमेशा से उसकी हेल्प की, लेकिन वो पता नहीं खुद को क्या समझता है जो मुझे ऐसे इग्नोर करके चला गया।
तारिणी की बात सुनकर तरुण एक मजाकिया हंसी हंसते हुए बोला, अगर एक 2 टके के मिडिल क्लास लड़के को अपने सिर पर चढ़ाओगी तो वो भाव तो खाएगा ही। अगर तुम्हें वो लड़का पसंद है तो उसके आगे पीछे घूमने से कुछ नहीं होने वाला है, उसे अपने हिसाब से डील करो। इसके बाद तरुण तारिणी को एक प्लान बताने लगा जिसे तारिणी भी बड़े गौर से सुन रही थी। तरुण का प्लान सुनकर अचानक ही तारिणी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई, जिसे देखकर तरुण भी मुस्कुराने लगा। तभी उन दोनों को ही कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक साथ पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो वहां पर दक्ष खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर शौक साफ नजर आ रहा था। दक्ष को वहां पर देखकर तरुण और तारिणी दोनों ही हैरान रह गए। दक्ष वहां से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन वो वहां से भाग पाता उससे पहले ही तरुण ने तेजी से उसके पास जाकर उसे पकड़ लिया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, तो तुमने सब कुछ सुन लिया और अब तुम ये सब कुछ अपने प्यारे दोस्त को बताने जा रहे हो, है ना? दक्ष तरुण की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगा और छटपटाते हुए गुस्से के साथ बोला, हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया और मैं सब कुछ जाकर अहान को बताने भी वाला हूँ। दक्ष ने फिर गुस्से से तारिणी की तरफ देखा और अपना जबड़ा भींचते हुए बोला, और तुम इतनी घटिया किस्म की लड़की निकलोगी, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैंने और अहान ने तुम्हें पूरे दिल से अपना दोस्त माना था और हमें लगता था कि तुम अपने भाई जैसी नहीं हो, लेकिन तुम तो अपने भाई से भी ज्यादा गिरी हुई निकली। तुम्हारा भाई तो एटलीस्ट जो भी करता है वो सामने करता है, मगर तुम तो पीठ पीछे डसने वाली नहीं निकली। तुम अहान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? दक्ष की बातें सुनकर तारिणी को भी गुस्सा आ गया और वो दक्ष के पास जाकर उसके गाल दबाते हुए गुस्से के साथ बोली, मैं क्या हूँ और क्या नहीं, ये मुझे तुम्हारे जैसे 2 टके के इंसान को बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात अहान की, तो मैंने उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा रिएक्ट करना पड़े। दक्ष ने भी तारिणी की बातों का जवाब उतने ही गुस्से के साथ देते हुए कहा, अब तक तो नहीं किया था, लेकिन अब तो करने वाली हो ना। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे सो कॉल्ड भाई की पूरी प्लानिंग सुनी है, जिसे तुम झुठला नहीं सकती हो। दक्ष की ये बात सुनकर तारिणी अचानक से ही पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, हाँ करने वाली हूँ और मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैं तो तुम्हारे दोस्त के साथ ये सब करके सिर्फ उसकी वैल्यू ही बढ़ा रही हूँ। मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने को कहा था, लेकिन वो तो पता नहीं खुद को कहाँ का शहजादा समझता है। बट नाउ सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। दक्ष कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तरुण ने उसके मुंह में एक रुमाल ठूंस दी, जिससे दक्ष का समसाने लगा। तभी वहां पर निखिल और निशांत आ गए और तरुण ने दक्ष को उनकी तरफ धकेलते हुए कहा, इसका कुछ इंतजाम करो, रात तक ये उस अहान के पास नहीं पहुंचना चाहिए। निखिल ने अपना सिर हिला दिया और निशांत के साथ दक्ष को खींचते हुए वहां से लेकर चला गया। रात का वक्त। अहान इस वक्त अपने हॉस्टल रूम में बैठा हुआ था और एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। आज का दिन उसके लिए काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग था। पहले तो तरुण और उसके ग्रुप का वही रोज का ड्रामा, फिर तारिणी की वो सब बातें। तारिणी की बातें अहान के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थीं, क्योंकि उसने तारिणी को हमेशा से ही एक अच्छे दोस्त के नजरिए से देखा था और उसे लगता था कि तारिणी भी उसे अपना एक अच्छा दोस्त ही समझती होगी, इसलिए ही वो हमेशा उसकी हेल्प करती है। लेकिन तारिणी के आज के कन्फेशन ने उसे प्यार तरीके से हैरान करके रख दिया था, इसलिए ही वो उस वक्त तारिणी के सामने किसी तरह का कोई रिएक्ट नहीं कर पाया था और वहां से सीधा अपने हॉस्टल आ गया था ताकि कुछ वक्त अकेले रह सके। अहान अभी अपनी सोच में ही गुम था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। अहान ने फोन उठाकर देखा तो कॉलर आईडी पर तारिणी का नाम शो कर रहा था। सुबह के इंसिडेंट के बाद एक पल तो तारिणी का नाम देखकर अहान हेसिटेट कर गया, लेकिन फिर उसने कुछ सोचते हुए कॉल पिक कर ली और अपनी धीमी आवाज में बोला, हेलो। दूसरी तरफ से तारिणी की बेहद मीठी आवाज आई, हेलो अहान। वो सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज तुम उन सब के लिए बुरा मत मानना, हम दोनों अभी भी फ्रेंड्स हैं। तारिणी की बात सुनकर अहान भी मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, हमने आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। हम बस कुछ वक्त अकेले रहना चाहते थे, इसलिए हॉस्टल आ गए थे, नथिंग एल्स। अहान की बात सुनकर तारिणी भी मुस्कुराते हुए बोली, और देन अगर तुम नाराज नहीं हो तो नाइट क्लब आ जाओ। अहान ने तुरंत ही इनकार जताते हुए कहा, नहीं तारिणी, हम क्लब जैसी जगहों पर नहीं जाते हैं, सॉरी। तारिणी ने कुछ देर तक तो अहान को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब अहान फिर भी नहीं माना तो उसने फाइनली हार मानते हुए कहा, फाइन, ड्रीम रिजॉर्ट में आ जाओ और इसके लिए तुम मना नहीं कर सकते क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। अहान ने जब तारिणी की बात सुनी तो वो हैरानी के साथ बोला, बर्थडे? आज आपका बर्थडे है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। आपने दक्ष को कॉल किया?
तारिनी, जो अहान की आने की बात सुनकर काफी खुश थी, जो दक्ष का जिक्र सुनकर एक पल के लिए हड़बड़ा गई, मगर फिर बड़ी सी सफाई से झूठ बोलते हुए बोली, हाँ मैंने दक्ष को भी कॉल कर दिया है, बस तुम जल्दी से जाओ। अहान ने ओक कहकर कॉल कट कर दी और रेडी होने के लिए चला गया। अहान रेडी होने के बाद सीधा ड्रीम रिजॉर्ट जाने के लिए निकल गया और लगभग आधे घंटे के बाद वो वहां पर पहुंच भी गया। अहान सीधा रिसेप्शन पर गया और उसने तारिनी का नाम बताकर रूम बुकिंग के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने एक आदमी को बुलाकर उसे वीआईपी सेक्शन में ले जाने को बोल दिया। अहान चुपचाप उस आदमी के पीछे चलते हुए वीआईपी सेक्शन के एक रूम के सामने आ गया तो वो आदमी पोलाइटली अपना सिर झुकाते हुए बोला, सर यही रूम है, यू कैन गो इनसाइड, और वहां से वापस चला गया। अहान ने एक गहरी सांस ली और डोर नॉक करने के बाद रूम के अंदर चला गया। अहान ने रूम के अंदर आकर देखा तो वो पूरा रूम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। रूम को कुछ हॉट शेप बलून्स, फ्लावर्स और कैंडल्स से डेकोरेट किया गया था। अहान को ये सब कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि शायद तारिनी ने रूम को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए डेकोरेट करवाया होगा। अहान अभी पूरे रूम को गौर से देख ही रहा था, तभी किसी ने उसे आकर पीछे से गले लगा लिया, जिससे अहान हैरान रह गया। अहान ने जल्दी से खुद को उन अनजान हाथों की गिरफ्त से छुड़वाया और पीछे पलट कर देखा तो वहां पर तारिनी खड़ी हुई थी। अहान वहां पर तारिनी को खड़ा हुआ देखकर ऑकवर्ड सा हो गया और अपनी धीमी आवाज में बोला, वो हमें पता नहीं था कि आप हैं, आपको पता है ना कि हमें ये सब कुछ पसंद नहीं है। तारिनी ने अहान की बात सुनकर अपने चेहरे का गुस्सा छुपाते हुए एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, आई नो दैट, आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। अहान ने धीमे से अपना सिर हिला दिया और बड़ी ही मीठी सी आवाज में कहा, इट्स ओके, बाय द वे हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तारिनी मुस्कुराई और अहान का हाथ पकड़कर उसे ले जाकर काउच पर बैठा दिया। अहान ने इधर उधर देखते हुए तारिनी की ओर देखते हुए पूछा, दक्ष अभी तक नहीं आया? और आपके बाकी सभी दोस्त, वो भी नहीं आए अभी तक? तारिनी अहान का सवाल सुनकर कुछ सोचते हुए बोली, वो सब लोग बस आते ही होंगे, तुम उन सबको छोड़ो, जस्ट एंजॉय एंड ड्रिंक दिस जूस। इतना कहने के बाद तारिनी ने अहान की तरफ एक जूस का गिलास बढ़ा दिया। अहान ने भी तारिनी के हाथ से वो जूस का ग्लास ले लिया और उसे धीरे धीरे करके सिप करने लगा। अहान को जूस पीते हुए देखकर तारिनी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। अहान को जूस का टेस्ट कुछ अजीब सा लगा और अब उसका सिर भी हल्का हल्का घूमने लगा था। अहान काउच से उठा तो उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन तारिनी ने अपने चेहरे पर छाई हुई मुस्कान को छुपाते हुए अहान को कसकर थाम लिया। अहान ने किसी तरह से अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को संभाला और खुद को संभालकर खड़ी हुई तारिनी की ओर देखते हुए कहा, तारिनी हमें बहुत अजीब सा फील हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। अहान की बात सुनकर तारिनी के होठों पर शातिर मुस्कान तैर गई, लेकिन उसने उस शातिर मुस्कान को तुरंत ही छुपा लिया और बोली, इट्स ओके अहान, तुम एक काम करो, वॉशरूम जाकर अपना फेस वॉश कर लो, हो सकता है ज्यादा टेंशन लेने की वजह से तुम्हें इस वक्त अच्छा फील नहीं हो रहा हो। तारिनी की बात सुनकर अहान ने भी अपना सिर हामी में हिला दिया और अपने कदमों को संभालते हुए वॉशरूम के अंदर चला गया। अहान के वॉशरूम के अंदर जाते ही तारिनी के होठों पर वो शातिर मुस्कान वापस आ गई और उसने अपना फोन निकालकर तरुण को कॉल लगा दिया। तरुण ने जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल पिक किया, तारिनी ने शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैंने उसे वो ड्रग्स दे दिए हैं जो आपने मुझे उसको देने के लिए दिए थे। तारिनी की बात सुनकर दूसरी तरफ से तरुण के हंसने की आवाज आने लगी और वो हंसते हुए बोला, गुड, वो ड्रग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अब तक तो उसके ऊपर उस ड्रग का असर होना भी शुरू हो गया होगा। तारिनी ने भी एक हंसी के साथ तरुण की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, असर शुरू हो गया है। तरुण ने भी एक बेशर्मी से भरी हुई हंसी के साथ कहा, गुड, मैं भी अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे पास वाले रूम में ही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। तारिनी ने भी तरुण की बात सुनकर औक बोला, जिसके बाद तरुण ने कॉल कट कर दिया। तारिनी की नजरें कॉल कट होते ही वॉशरूम के डोर की तरफ चली गई, जहां से अहान बाहर आ रहा था। अहान के कदम थोड़े थोड़े लड़खड़ा रहे थे, उसका चेहरा हल्का हल्का लाल हो गया था और उसकी आंखें भी इस वक्त नशीली नजर आ रही थीं। अहान ने इस वक्त अपनी शर्ट के 2 बटन भी खोल रखे थे, जिससे उसका चेस्ट एक्सपोज हो रहा था, जिसकी वजह से वो इस वक्त बेहद हॉट लग रहा था और तारिनी की नजरें उसके ऊपर जाकर ठहरसी गई थीं। तारिनी चलते हुए अहान के बेहद करीब चली गई और उसे निहारने लगी। अहान ने अपनी नशीली आंखों से तारिनी की ओर देखा और अपनी हल्की नशीली आवाज में बोला, गर्मी, हमें बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज डू समथिंग, आई कांट टॉलरेट इट। तारिनी अहान की बात सुनकर उसके और भी ज्यादा करीब आ गई और अहान के एक्सपोज्ड चेस्ट एरिया के ऊपर
अपनी उंगलियां फिराते हुए बेहद सेडिक्टिव अंदाज में बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर कर सकती हूँ। अहान को तारिनी का खुद को इस तरह से छूना काफी सुकून दे रहा था, लेकिन वो अभी भी अपने सेंसस में था, इसलिए उसका दिमाग उसे तारिनी से दूर रहने की वार्निंग दे रहा था। अहान अगले ही पल तारिनी से 2 कदम दूर होकर खड़ा हो गया, लेकिन तारिनी ने उसका हाथ पकड़कर एक झटके के साथ उसे बेड के ऊपर धकेल दिया। अहान ने किसी तरह से खुद को संभाल कर बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से उठ पाता उससे पहले ही तारिनी ने उसके ऊपर झुक गई और उसके शर्ट के बटन्स खोलने की कोशिश करने लगी। अहान तारिनी की इस हरकत पर बुरे तरीके से छटपटाने लगा और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अहान ने खुद को तारिनी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तारिनी, ये आप क्या कर रही हैं? लीव मी, जस्ट लेट मी गो। तारिनी ने इस बार हल्के गुस्से से कहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। और तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं? इतनी मुश्किल से तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हूँ। ऐसे मौके भला बार बार थोड़ी मिलते हैं। अहान को इस वक्त तारिनी की कोई भी बात सही से समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ उससे दूर होना चाहता था और इसके लिए वो लगातार स्ट्रगल कर रहा था। अहान ने अपने अंदर बची हुई पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार धक्का तारिनी को मारा, जिससे तारिनी अपना बैलेंस नहीं बना पाई और एक साइड हो गई, जिसकी वजह से उसका सिर जोर से बेड साइड टेबल से जा टकराया और उसके माथे से हल्की हल्की ब्लीडिंग होने लगी। अहान ने एक नज़र भी तारिनी को नहीं देखा और अपने कदमों को संभालते हुए सीधा डोर की तरफ भागा। तारिनी कुछ कर पाती उससे पहले ही अहान रूम का डोर खोलकर वहां से बाहर भाग गया। अहान को वहां से भागते हुए देखकर तारिनी थोड़ी पैनिक हो गई और उसने तुरंत ही तरुण कॉल मिला दिया और उसे सब कुछ बता दिया। तरुण ने शांत होने को और टेंशन ना लेने को बोलकर कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के तुरंत बाद तरुण और उसके सभी ग्रुप मेंबर्स अहान को ढूंढने में लग गए और उन्हें ये करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि अहान इस वक्त पूरे तरीके से अपने होश में नहीं था। सार्थक ने अहान को देखते ही उसे उसके बालों से पकड़ लिया और उसे लगभग घसीटते हुए वापस उसी रूम में ले गया जहां पर इस वक्त तारिनी मौजूद थी। तारिनी ने जैसे ही अहान को देखा उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वो खुश हो गई। सार्थक ने एक घटिया सी मुस्कान के साथ अहान को जोर से फर्श पर धकेल दिया, जिससे अहान की एक जोरदार चीख निकल गई। तरुण ने एक नज़र अजीब सी मुस्कान के साथ अहान को देखा, फिर तारिनी को देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र तारिनी के माथे पर लगी हुई चोट पर गई, उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। तरुण शिकारी कदम से चलते हुए अहान के पास गया और अहान के बालों से पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया और उसके सिर को कसकर पास वाली दीवार से भिड़ा दिया, जिससे अहान की एक तेज चीख एक बार फिर से उस कमरे की चारदीवारी में गूंज उठी और उसके माथे से खून की एक धार बह निकली। तरुण ने अहान के बालों को बेदर्दी के साथ खींचते हुए उसकी बोझिल हो रही आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बहन को चोट पहुंचाई है तुमने, तो तुम्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता हूं ना मैं। मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है और कोई मुझे गैर जिम्मेदार ठहराए ये मुझे कबूल नहीं है। सो यू डिजर्व इट लिटिल बॉय। इसके बाद तरुण ने बड़ी ही बेदर्दी के साथ अहान को बेड के ऊपर धकेल दिया। रूबी ने अब तक तारिनी की चोट के ऊपर बैंडेज कर दी थी और फिलहाल उसकी हवस से भरी हुई नजरें अहान के ऊपर टिकी हुई थीं। अहान इस वक्त बेहद बेतरतीब हालत में था। उसके माथे से निकलता हुआ खून उसके चेहरे पर फैल गया था और बेडशीट पर भी लग गया था। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे और कपड़ों की भी हालत कुछ खास नहीं थी, मगर इन सब के बावजूद भी अहान की हैंडसमनेस में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई थी। अहान ने अपनी हल्की हल्की नशीली और अधखुली आंखों से उस रूम में मौजूद उन सभी लोगों को देखा जो अपने चेहरे पर हैवानियत और होठों पर एक शैतानी मुस्कान लिए हुए उसे ही देख रहे थे। अहान को अंदर से इस वक्त बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी और उसके सेंसर्स बार बार उसे कुछ बहुत गलत होने का इंडिकेशन दे रहा था, लेकिन इस वक्त उसके शरीर में इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो कुछ भी कर सके। निखिल ने एक घटिया सी मुस्कान के साथ टेबल पर रखी हुई वाइन की बोतल उठा ली और बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक नज़र अहान की तरफ देखा जो अपनी आंखों में बेबसी, दर्द और गुस्से के एक्सप्रेशंस लिए उसे ही देख रहा था, जिसे देखते हुए निखिल के होठों पर छाई हुई वो घटिया सी मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई और वो कसकर अहान के जबड़े को दबाते हुए बोला, लुक्स लाइक तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी बहुत हिम्मत बाकी है। कोई नहीं, आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड लेसन। निखिल ने अहान के जबड़े को कसकर दबाते हुए उसके मुंह को खोला और वाइन की बोतल को अहान के मुंह से लगा दिया और उसे जबरदस्ती वाइन पिलाने की कोशिश करने लगा। अहान के अंदर अभी भी जो थोड़ी बहुत जान बची हुई थी उसने उसका इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से स्ट्रगल करना शुरू कर दिया और अपना सिर इधर उधर हिलाते हुए और अपने हाथों से वाइन की बोतल को हटाने के साथ साथ निखिल की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा।
निखिल को अहान की इस हरकत से गुस्सा आने लगा और उसने अहान को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, लेकिन वो उसे थप्पड़ मार पाता उससे पहले ही सार्थक ने आगे आकर अहान के दोनों हाथों को पकड़कर पीछे कर दिया और तरुण ने आगे आकर अहान के बालों को कसकर मुट्ठी में भर लिया। तो निखिल उन लोगों को देखकर मुस्कुराने लगा और शैतानी मुस्कान के साथ वो अहान को जबरदस्ती वाइन पिलाने लगा। अहान को अब खांसी आने लगी थी, लेकिन निखिल अभी भी उसे जबरदस्ती वाइन पिलाए जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ वाइन अहान के कपड़ों के ऊपर भी गिर गई थी, जिससे उसकी शर्ट उसके सीने से चिपक गई थी। जब निखिल ने पूरी वाइन की बोतल खाली कर ली तो उसने उस बोतल को रूम के एक कोने में फेंक दिया, जिससे एक तेज आवाज के साथ वो बोतल चकनाचूर हो गई। अहान की आंखें अब बड़ी मुश्किल से खुल पा रही थीं और उसका सिर चकराने लगा था, क्योंकि एक तो उसे पहले से ही ड्रग्स दिए गए थे, दूसरा उसने आज से पहले कभी भी अल्कोहल नहीं कंज्यूम की थी। निशा अहान के करीब आ गई और उसकी शराब से भीगी हुई खुली चेस्ट पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बेहद सैडिक्टिव अंदाज में बोली, वाई आर यू प्लेइंग टू हार्ड टू गेट? तुम तो शुरू से अटेंशन ही चाहते थे ना, तभी तो तुमने कॉलेज के पहले ही दिन हम लोगों को ऑफेंड कर दिया, लेकिन अब जब हम लोग तुम्हें इतनी अटेंशन दे रहे हैं तो अब तुम भाव खा रहे हो। साक्षी ने भी बेहद बदतमीजी के साथ कहा, और नहीं तो क्या, कॉलेज के पहले ही दिन तुमने अपने इस हैंडसम से चेहरे में तारिणी को फंसा लिया, और अब जब तारिणी तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है तो तुम शराफत का ड्रामा कर रहे हो और उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। नॉट फेयर। अहान के पूरे सेंसस इस वक्त ब्लॉक हो चुके थे और उसे सब कुछ सुनाई देने के बाद भी किसी की भी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, और अब तो उसे हल्की हल्की बेहोशी भी छाने लगी थी। रूबी ने एक नज़र अहान को देखा और फिर तारिणी की तरफ देखते हुए बोली, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाओ और जिस काम के लिए इसे यहाँ पर बुलाया था जल्दी से उसे पूरा करो। ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। वी ऑल आर गोइंग आउटसाइड। तारिणी ने भी एक घटिया सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया और अहान के करीब जाकर उसकी शर्ट के बटन्स को खोलने लगी। तरुण और उसके बाकी सभी दोस्त भी अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और रूम के डोर की तरफ जाने लगे। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।